बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मे का बाबरकत दिन बहुत मुबारक हो। आज के रोज़ कहा जाता है कि दिल से मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। ऐसा लम्हा ज़रूर गुज़रता है जहाँ पे आपकी दिल से जो कहते हैं ना मांगी हुई दुआ ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। ऑफ कोर्स शर्त यह है कि वो एक जायज़ ख्वाहिश हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं का हिस्सा रहते ही हैं। अच्छा, आज व्यूअर्स मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जो अगर इतनी कॉमन ना हो और थोड़ा सा हम एहतियात करें तो हम बहुत सी मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो व्यूअर्स हमारी सोसाइटी में बड़ी आम है कि मतलब तौलिया अगर है तो 2-3 लोग एक ही घर में टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं। दांत वगैरह अगर आपने मतलब दांतों का कोई इशू है तो प्रॉपर डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, रोड साइड पे ये जो बंदे औजार लेके बैठे होते हैं उनके पास जाके दांत निकलवा लिया, इस तरह की कोई चीज़ करवा ली। व्यूअर्स, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे जिनसे हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से एक्सपोज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस के केस में एक सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नाई के पास गए, अपने बालों की कटिंग करानी है, अपने शेव वगैरह करनी है, ब्लेड उनकी साफ़ नहीं है या ब्लेड इन्फेक्टेड है किसी और से जिसको हेपेटाइटिस है, शेव करते हुए कट लग गया, उस कट से दूसरे बंदे का हेपेटाइटिस उस इंसान के का वायरस जो है उस दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल हो गया। सो व्यूअर्स, इस किस्म की चीज़ों की हमने ख़ास एहतियात करनी है। दांतों का ब्रश, बालों का ब्रश, टावल, ये सब चीज़ें इंसान की सेपरेट होनी चाहिए। रेज़र्स, मर्द हज़रात जो हैं, बेटा भी वो यूज़ कर रहा है, बाप भी वो यूज़ कर रहा है। व्यूअर्स, ये बहुत डेंजरस अमल है और इनको हमने अवॉइड करना है। अब एक ऐसी बीमारी जो ऑब्वियसली इन चीज़ों से तो नहीं होती, लेकिन सरिंजों का गलत इस्तेमाल जो है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इंसान ब्लड डोनेट करने के लिए जाए और नीडल का गलत इस्तेमाल करो, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ और भी इसकी वजूहात है जिसकी वजह से होता है, वो है एड्स। आज इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। और व्यूअर्स, ये एक बड़ा पुराना और डेटेड कॉन्सेप्ट है कि एड्स जी वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में नहीं होता। एड्स और HIV पॉजिटिव के केसेस की शरह पाकिस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है। इसके दूसरे रीज़न्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक इसका जो मेजर रीज़न बनता जा रहा है वो है नीडल्स, सुइयाँ। व्यूअर्स, एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है अब ये जान के कि भाई फार्मेसी से भी अगर आप नीडल लेने के लिए जाते हैं किसी इंजेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सिंगल यूज़ की अब नीडल होती है। एक दफ़ा उसको इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी दफ़ा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बाय द वे ड्रग एडिक्ट्स में भी बड़ी कॉमन पाई जाती है, जो हेरोइन के एडिक्ट्स होते हैं या जो नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर चीज़ें इंजेक्ट करने के लिए। अच्छा, इंसुलिन की नीडल भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नो डाउट कि वो ब्लड से उसका इतना डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा आपने सुई इस्तेमाल कर ली अपने अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए, फिर आपने वो फेंक देनी है, आपने उसको रीयूज़ नहीं करना। नीडल्स रीयूजेबल नहीं होती। जब हम नीडल्स को रीयूज़ करते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली एड्स का फैलने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। HIV की वायरस जब फैलती है तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और एक दफ़ा आपको एड्स हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी आपको इसको मैनेज करना पड़ता है। ये सिस्टम से उस तरह से निकलता नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी एक ट्रीटमेंट है जो कंटिन्यू करती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो व्यूअर्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स पे जाके ट्रीटमेंट्स करवाना, अजीबो-गरीब चीज़ें कराना, और एट द सेम टाइम एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लेट कम्युनिटीज़ लीड। लोग जब एड्स की बात आती है या HIV पॉजिटिव होने की बात होती है तो वो इस चीज़ को अक्सर छुपाते हैं, लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस भी अटैच्ड हैं। लेकिन व्यूअर्स, अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो क्या है, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उस इंसान की हेल्प करें, उसकी सपोर्ट करें और उसको रिकवरी की तरफ लेके आएँ, ना कि हम उसको इंसल्ट करें, उसको बुरा फील कराएं, उसको नीचा दिखाएं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो एड्स की बीमारी में मुब्तला है, एक तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इंसान एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट इज़ की। उसके अलावा प्लीज़ नीडल्स का यूज़ मिनिमल रखें। जहाँ पे भी जाएं, किसी भी चीज़ का जिस तरह आजकल बहुत से लोग फ्लू शॉट लगवा रहे हैं, बहुत से लोग जो है निमोनिया की से बचने के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, प्राइवेटली भी लगवा रहे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला इशू नहीं आता,
प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि चीज़ें रीयूज़ की जाती हैं, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होता, ये छोटे छोटे क्लिनिक्स में इस किस्म की एक्टिविटीज़, क्योंकि पैसे बच जाएंगे, 10-15 रुपये बच जाएंगे, लेकिन उन 10-15 रुपये बचाने के लिए जो आप दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। एंड उसी के साथ साथ जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। जब भी खून डोनेट करने के लिए जाएँ, ज़रूर चेक करें कि एक नई किट आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है, और फिर जो एक किट आप पे इस्तेमाल की गई है खून ड्रॉ करने के लिए, उसको फिर फेंक दिया गया है। सो प्लीज़ इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये खून से ट्रांसफ़र होती है, और थ्रू और एक तो खून से भी ट्रांसफ़र होती है, और दूसरी एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, इसलिए इस चीज़ का भी हमें ख़ास ख्याल रखना है। सो आज क्योंकि वर्ल्ड एड्स इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग इट अप, और आपसे ये रिक्वेस्ट करनी भी ज़रूरी थी कि प्लीज़, बीमारी जो है एक दफ़ा जब इंसान उसमें मुब्तला हो जाता है तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में हज़ार टेंशन्स, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसेस आती हैं। मज़ीद उस इंसान को डिप्रेशन में डालना, उसको बुरा फ़ील करा के या उसको नीचा दिखा के, व्यूअर्स किसी को कोई बीमारी कैसे लगी, क्या सिचुएशन हुई, इंसान को नहीं पता होता। तो हमें जज करने के बजाय लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। इसी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और मॉर्निंग एट होम के ही फेसबुक पेज पे आप हमें डीएम करेंगे रॉयल के क्वेश्चन ऑफ द वीक का जवाब देने के लिए। अब रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक शेयर करने से पहले रॉयल की वॉशिंग मशीन की कुछ क्वालिटीज़ और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। ये मशीन प्योर प्लास्टिक एंड डबल प्लास्टिक बॉडी से बनाई गई है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। उसके साथ साथ इसका जेट स्ट्रीम सिस्टम जो है उसके बदौलत जो है कपड़ों की धुलाई आम मशीन से कई गुना बेहतर होती है, एंड वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों में सही तरीके से जो साबुन है और पानी है वो सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। इसकी मजबूत मोटर की 10 साल की वारंटी है, और 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड होम सर्विस भी मौजूद है। सो आप भी ज़रूर रॉयल की वॉशिंग मशीन का इंतखाब करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, होम डिलीवरी, फ्री होम सर्विस, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करें। रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है? पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है? 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा? तो जी हाँ, शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज इतने ज़्यादा आलू ले आए हो, खैरियत है? हाँ जी। आज हम आलू हो जाएंगे जी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? ऐसा ये हुआ है कि एक तो हम आज स्पाइसी फ्राइड फिश बना रहे हैं, और उसके साथ हम सर्व कर रहे हैं फ्राइज। क्या बात है। और ये स्पाइसी, ये जो हमारी फ़िश है ये मतलब पाकिस्तानी स्टाइल है या वेस्टर्न स्टाइल है? नहीं, पाकिस्तानी, बिल्कुल देसी टच। देसी टच है। और कौन सी फ़िश यूज़ करोगे? हम यूज़ कर रहे हैं काला रोहू। ठीक है, रोहू इस्तेमाल करें। अब जो रोहू आजकल बहुत इन सीज़न आई भी है, और लाहौर साइड पे तो इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो द पॉइंट इज़ पंजाब में और दूसरे इलाकों में भी देखिए ये सीज़न है मछली खाने का, फ़िश खाने का, सी फूड खाने का। सी फूड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ओमेगा 3, 6 एंड 9, बहुत अच्छी सोर्स फॉर प्रोटीन, इसमें बहुत से मिनरल्स और वाइटामिन भी होते हैं। तो आप भी ज़रूर फ़िश का कोशिश करें कि कम से कम तो 1 दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल करें, और 2 दफ़ा तो मिनिमम हमें हफ्ते में फ़िश का इस्तेमाल करें। तो ज़रा क्वांटिटी में खाएं। जी, खाएं तो एक बैलेंस क्वांटिटी में खाएं तो बैलेंस क्वांटिटी। हाँ, 2 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर खाएं, मगर इसका ये मतलब नहीं है ना कि किलो मछली एक ही दफ़ा खा लें। मतलब अगर आप एक स्मॉल पोर्शन 100 ग्राम का या 120 ग्राम का ले लेते हैं ट्वाइस अ वीक तो वो काफ़ी है। सो हम ये नहीं कह रहे कि आप थोक के, मसला ये ना कि हमने जो भी चीज़ खानी होती है वो इतनी ज़्यादा खानी होती है कि अपनी तबीयत भी बोझल हो रही होती है, और उसके साथ साथ कि बस आज ही आखिरी दफ़ा। बिल्कुल। सो लेट्स गो टू द रेसिपीज। रेसिपी की तरफ चलते हैं। स्पाइसी फ्राइड फिश के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है मछली 700 ग्राम, ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1.5 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, जर्दा रंग 1/4 चाय का चम्मच, बेसन 3 खाने के चम्मच, इमली का गूदा 3 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, हरी मिर्च आधा खाने का चम्मच। इमली की चटनी, इमली आधा कप, गुड़ 1/3 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, काला नमक 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन 3 से 4 जवें। सो रेसिपी ये है फ्राइड फ़िश की कि ये जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताए गए हैं, आप ये सब कुछ उसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दो। और कभी भी ये मैरिनेशन में ज़्यादा नमक नहीं लगाना, क्योंकि जब आप फ़िश लेके आते हैं उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक लगा होता है।
तो अगर तो आप ओवरनाइट मैरिनेशन करना चाह रहे हैं तो उसको नमक लगा के बिल्कुल भी ना रखें। बिल्कुल भी इसलिए ना रखा जाए क्योंकि जब आप फ़िश लेके आते हैं उसको इस कदर नमक लगाया जाता है और फ़िश वैसे भी थोड़ी सी सॉल्टी होती ही होती है, तो आपको इतना उसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें डाल जायका लगाएं। और याद रखें कि जैसे कि कल भी शेयर किया था और काफ़ी दिनों से मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, डायबिटीज़ लोगों की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जिस्म अपना ही है, इसी में सारी ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। सो ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे इसको अच्छे से आपने मैरिनेट वगैरह करके रख देना है। आप 1 to 2 आवर्स भी रख सकते हैं, और अगर ओवरनाइट करना है तो ओवरनाइट में जैसे कि बताया नमक नहीं लगाना। और जो इमली की चटनी है, इमली की चटनी की रेसिपी ये है कि आपने इमली को भिगो देना है। इमली को भिगोने के बाद जो उसकी गुठलियाँ होती हैं उसको अलहदा कर लेना है और उसको पकाना है आपने गोरियाँ शक्कर जो भी आपके पास है, और उसके अंदर हरी मिर्चें वगैरह और नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर सब कुछ डाल के उसके बाद एक दफ़ा आप उसको ब्लेंड कर लें ताकि वो बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आपकी इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। और अगर आप उसको फ्राइज़ के साथ सर्व करना चाह रहे हैं, फ्राइज़ के साथ करें, राइस गार्लिक राइस के साथ करना चाह रहे हैं, गार्लिक राइस के पास। और जो हमारी मैरिनेटेड फ़िश है उसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और डीप फ्राई वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़िश वैसे ही 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाती है, तो उसे इतनी ज़रूरत नहीं है शैलो फ्राई की। परफेक्ट, थैंक यू। तो ये हैं आज की हमारी रेसिपीज़। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो हमारी मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी से होगी। आज हम आपकी मुलाकात इन द होल प्रोग्राम बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी से कराएंगे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं और जो आपको मोटिवेट भी करेंगी और इंस्पायर भी करेंगी। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं अपनी पहली ऐसी पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। इनको हम कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं कह सकते और बहुत से काम करती हैं। डेंटल सर्जन भी हैं माशाल्लाह से, एस्थेटिक फिजिशियन है बाय प्रोफेशन। देन 2019 में ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस की इन्होंने वर्कशॉप्स भी कराई और काफ़ी अपने आप को मसरूफ़ रखने वाली पर्सनालिटी हैं। एंड देन जिम में भी इनका बड़ा वक्त गुजरता है, तो वो क्या करती हैं वो भी इनसे जानेंगे। डॉक्टर हायका नासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम चिकन। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हायका डेंटल सर्जन भी हो, एस्थेटिक से भी ताल्लुक़ है, मार्शल आर्ट्स से भी वाबस्ता हो, ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है? मामला ये कि अम्मी अबू चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने। अच्छा तो इसलिए बन गई। हाँ, तो इसलिए डेंटिस्ट्री और इस साइड पे मैं गई, वरना वैसे सच मेरे काफ़ी दूसरे भी इंटरेस्ट थे। स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थी फ्रॉम द बिगिनिंग। टाइकोंडो और मार्शल आर्ट्स करती थी व्हेन आई वाज मच यंगर। तो आफ्टर माय स्टडीज़ जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो तब एक जो था ना, दोबारा मुझे होता था कि यार मैं कुछ इतने अरसे से कुछ किया नहीं है, किक बॉक्सिंग नहीं की। किक बॉक्सिंग सीखने का मुझे बहुत शौक़ था, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने किक बॉक्सिंग सीखना शुरू की थी, जिसमें सेल्फ़ डिफेंस का भी काफ़ी एलिमेंट आता है। आप अपना दिफा करना सीखते हैं, आप मतलब प्रॉपर एक सेटिंग में, एक सेफ़ सेटिंग में दूसरों के साथ स्पारिंग करना सीखते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ था। तो 2018 में मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट की थी और 2019 में जो था फिर मैंने अपनी सेल्फ़ डिफेंस की वर्कशॉप्स भी डिज़ाइन करना शुरू कर दी थी। बट जब छोटी थी तो बनना क्या चाहती थी? जब कोई पूछता था कि हायका क्या बनोगी बड़ी होके बेटा, तो क्या कहती थी? जब मैं छोटी थी बिल्कुल तो कल परसों की बात है, इतनी पुरानी बात नहीं है। हाँ। नहीं, मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। कौन हो कौन हो, हमें समझ ही नहीं आ रही। डॉक्टर है, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब क्या क्या हो? नहीं, वाकई में मुझे इतना इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में और खुदाई करने में, और जो है ना एंशिएंट सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करने में मैं ऑब्सेस्ड थी इन चीज़ों से। जैसे हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी, मोहिंजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी, उसमें बहुत शौक़ था। तो बट एक होता है ना कि इस तरह की चीज़ों को इतना आप बन तो जाते हैं, मगर एक प्रोफेशन उनमें परस्यू करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। प्रोफेशन भी मुश्किल होता है परस्यू करना, और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई
बाहर जाना, आउटडोर का इतना काम करना लड़कों के लिए फिर भी, और ऑल्सो समझ नहीं आती ना कि खुदाई से कौन से पैसे बनते हाँ हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि माँ बाप को तो अल्टीमेटली यही होता है ना कि रोजी रोटी वाला कोई काम करो। ऐसा ही है। आप तो खैर गेमिंग से भी पैसे कमा लेते हो आप। हाँ, अब तो वही वीडियो गेम्स जिसपे माँ बाप डांटते थे, अब उन्हीं से पैसे बन जाते हैं। एग्जैक्टली, यूट्यूबिंग से लोग, मतलब कि यूट्यूबिंग और ब्लॉगिंग से लोग अच्छे अच्छे करियर्स बना लेते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उससे तो एक वो स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाता है ना कि कैसे पैसे कमाओगे। तो एक वो भी आ जाता है कि इफ़ यू लाइक समथिंग, जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली एक आपके पास वो आमदनी का जरिया भी बन जाता है। अच्छा, बचपन में कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेली? बचपन में कोई भी, जो भी स्पोर्ट मेरा भाई खेल रहा होता था उसमें मुझे ज़रूर घुसना होता था। और उसमें बास्केटबॉल था, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, हर चीज़ ट्राई करनी है, हर चीज़ जाकर सीखनी है। स्कूल में वॉलीबॉल टीम में होती थी, बास्केटबॉल टीम में होती थी। अच्छा, उस पे घर वालों का क्या रिस्पॉन्स होता था? द रीज़न आई एम आस्किंग दैट इज़ बिकॉज आज भी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये एक कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स नहीं खेलनी चाहिए, हाँ, थोड़ा बहुत कि मैं खेलनी कहूँगी- नहीं चाहिए, कि चोट लग जाएगी। हाँ, तो ऐसे- चोट तो लड़कों को भी लगती है। आप यकीन करें, जब मैंने किक बॉक्सिंग करना शुरू की थी तो मेरी अम्मी यही कहती थी, तुम्हारी नाक टूट गई, तुम्हारे मुंह को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तुम बैठी रहना, चोट लग जाएगी। परेशान हो जाती थी वो इस चीज़ से। तो थोड़ा सा उनको कहना पड़ता था कि मामा कुछ मैं कर लेती हूँ, आप फिक्र ना करें, माउथ गार्ड्स पहनते हैं हम लोग और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। तो बचपन में भी अब देखें ना, प्रॉपर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब इंसान सीखता है तो हर स्पोर्ट के, हर गेम के, इवन मार्शल आर्ट्स के, इन सब चीज़ों, मार्शल आर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा रूल ओरिएंटेड है। उसमें तो आपने बहुत से उसूल फॉलो करने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि मार्शल आर्ट्स का मतलब है मुक्के घूंसे ये वो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से डेंजरस हो सकते हैं ना ये स्पोर्ट्स। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या सीखने की लेवल तक होते हैं, अगर आप प्रोफेशनल फाइटर नहीं हैं तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का कंट्रोल करना है। आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ स्पारिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको उनको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ताकि वो आपको रिस्पेक्ट दें। ये बताएं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आप कर रहे हो एक साथ, आई एम सिमिलर टू यू इन दैट वे कि मैं भी हमेशा से, मेरा 10 चीज़ों में हाथ होता था और मुझे हमेशा, इवन जब मैं मीडिया में आई, इंटरेस्ट मेरा मीडिया में था, लेकिन मीडिया में ही होस्टिंग भी कर रही हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ, मॉडलिंग भी कर रही हूँ, कॉर्पोरेट शोज़ भी होस्ट कर रही हूँ। तो मुझे हर बंदा घूम के कहता था कि भाई एक पासे की हो, एक पासे की हो, ये नहीं होता। और मीडिया में ऐसा नहीं होता, बस या तो आप एक्टर हो या आप होस्ट, दोनों चीज़ें नहीं आप हो सकते। तो क्योंकि मैं जब पूछती थी कि वाई, तो कहते थे कि भाई एक चीज़ करो ताकि लोगों को पता हो कि आप कर क्या रहे हो। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि मैं क्या कर रही हूँ या दूसरों का जानना ज़्यादा ज़रूरी। खैर, वाई आप इतनी चीज़ों में क्यों पड़े? अच्छा, देखो, बीइंग डेंटल सर्जन एक फुल टाइम प्रोफेशन है। Exactly. बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन इज अ फुल टाइम जॉब। मार्शल आर्ट्स भी जब आप परस्यू करते हो तो फुल टाइम जॉब है। तो 3 फुल टाइम चीज़ें एक बंदा कैसे कर सकता है? थोड़ा सा हमें बताओ इसके बारे में कुछ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल था। बट जैसा आपने कहा ना कि एक तो लोग भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अगर आप इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेता कि अच्छा ये तो हर काम में पड़ी हुई होती है। हाँ, तो मैंने 2-3 चीज़ों पे फोकस किया जिनसे मुझे, एक तो वर्क प्रोफेशनल आपके लिए सेटिस्फैक्शन भी आती थी कि अच्छा मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ और मैं खुश हूँ इस काम में। और फिर मैंने अपनी, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल्फ डिफेंस और किक बॉक्सिंग वाली साइड पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे दूसरों को ये चीज़ें सिखाने में बहुत खुशी होती थी। जब मैं लड़कियों को सिखाती थी कि आपने किक बॉक्सिंग कैसे करनी है, कोई सेल्फ डिफेंस की मूव कैसे करनी है, तो उनको सिखाते हुए मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मैंने अपने आप से ये डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में इस चीज़ को किसी ना किसी तरह साथ लेकर चलूंगी। यानी कि बाकी प्रोफेशन से आप बेशक पैसे कमा लें और ये वाला काम जो है इससे आपने लोगों को हेल्प करना है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। एग्जैक्टली, जिसको हम बाहर के मुल्क में अक्सर कम्युनिटी सर्विस भी कहते हैं। तो इससे आप कहते हैं कि एक आपको ना आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन एक आती है ना। जैसे एक तो आपकी जॉब होगी, आप दफ्तर जा रहे हैं, 9 to 5 वापस आए हैं, उसके बाद कोई आप ऐसा, आप चैरिटी कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप किसी NGO के साथ काम कर रहे हैं, वट एवर, यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जब आप माशरे के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं और उससे आपको खुशी मिल रही हो तो एक आपको सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के टक 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 नहीं की सारी ज़िंदगी, कुछ और भी किया है, मेरी वजह से लोगों को कुछ फ़र्क पड़ा है। असल में लोग जब कामयाब होते हैं ना तो उनको यही उनका फोकस होता है कि हम मज़ीद पैसे कैसे और बनाएं। हाँ। ये भूल जाते हैं कि हमें वापस भी कुछ करना है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मतलब कोई ना कोई लेवल पे किसी न किसी किस्म की कामयाबी ज़रूर दी है। अब उस कामयाबी का हमने रिटर्न कैसे करना है,
लोगों के लिए चीज़ें करके। अच्छा, लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में, लड़कियों के लिए? मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट इसलिए या सेल्फ डिफेंस से मुराद व्यूअर्स अपना तहफ़्फ़ुज़ करना सीखना, ज़ाती दिफा करना, अपना ज़ाती दिफा करना, अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचा सकना जिसमें आपकी जान ख़तरे में हो। तो मेरे ख्याल में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर वन, एक ये ऐसी चीज़ है जो मुआशरे में हम लोग लड़कियों को इतना अग्रेसिव उनकी अपब्रिंगिंग नहीं करते हैं। जैसे अगर लड़कियों जब बड़ी हो रही होती है, हम लड़कों को इनकरेज करते हैं कि बेटा कोई आपके साथ लड़ाई करे या कोई मार के जाए तो आपने पीछे नहीं हटना है, अपना दिफा करना है। मगर लड़कियों को हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपने इग्नोर करना है या बर्दाश्त करना है। हर कोई ऐसा नहीं करता, मगर एक जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग लड़कियों में बर्दाश्त के एस्पेक्ट को ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और देखें, बर्दाश्त करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राइट कॉन्टेक्स्ट में ना। एग्जैक्टली। कोई आपको अजीब तरीके से हाथ लगा रहा है या आपके साथ ओवर फ्रैंक हो रहा है या आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, आप अपने आप को एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो कर सकें। सेल्फ डिफेंस का मतलब है अपनी दिफा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लड़ाई शुरू करनी है, क्योंकि एक दो दफ़ा जब मैंने बात की कि भाई मैं नूर ज़रा बड़ी होगी, मेरी बेटी अभी 3 साल की है माशाल्लाह, ज़रा बड़ी होगी तो मैंने इसको सेल्फ डिफेंस क्लासेस में डालना है, तो मुझे आगे से किसी ने घूम के कहा कि भाई उसको क्या तुमने मार कुटाई सिखानी है? मैंने कहा नहीं, उसको मार कुटाई से बचना मैंने सिखाना है। ये जो जोक जितनी दफ़ा मुझे लोग सुना चुके हैं ना, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस को उसी चीज़ से इक्वेट करते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने अपनी करिकुलम बनाना शुरू किया, क्योंकि सेल्फ डिफेंस को एक थोड़े से इस नज़रिए से देखा जाता था कि आप किसी को अटैक करना सीख रहे हैं। असल में पता है प्रॉब्लम क्या है? एक सबसे बड़ा मसला जो है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि जो मजलूम है वो मजलूम तर होता जाता है और जो जालिम है उसका जुल्म का लेवल ही बढ़ता चला जाता है और पीक को टच करता है। अगर जालिम को ये नहीं पता होगा कि जिस मजलूम पे वो जुल्म कर रहा है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसको जब पता होगा कि वो डिफेंड नहीं कर सकता, वो करता चला जाएगा। बिल्कुल, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। अब अगर अगले को पता है कि मैंने इसको टच किया तो ये आगे से मेरी खाल उधेड़ देगी, तो वो अगला बंदा फिर हाथ नहीं लगाएगा। और क्योंकि हमारे माशरे में इस चीज़ को बहुत ईजी लिया जाता है कि भाई अच्छा हम किसी के ऊपर हाथ उठा लेंगे या आवाज़ ऊंची कर लेंगे या बदतमीज़ी भी कर लेंगे, ख़ासतौर पे ख़वातीन के साथ और या लड़कियों के साथ। हमें पता होता है, माशरे में बंदों को पता होता है कि भाई इतना रिएक्शन नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगी, चीखें मारेंगी, हाथापाई तो नहीं करेंगी, वापस तो नहीं उनके साथ फुल। ऑब्वियसली लाइक दूसरे लोग ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो सकता है इंसान, तो सेल्फ डिफेंस उसमें इस तरह आ जाता है कि इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपने अपने हाथों से कैसे दिफा करना है, इसमें ये भी है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि अगले शख्स की नीयत क्या है। हाँ। क्या वो आपको जिस्मानी नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या वो आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, किस हद तक आप इसको बर्दाश्त करेंगे कि मतलब वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी या हाथ से बाहर निकल जाएगी। अक्सर ये होता है कि हम लोग कुछ इस तरह का बिहेवियर को इग्नोर करते आते हैं और जब हम इग्नोर करते जाते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि ये शायद बोल ही नहीं सकती या कुछ कहेगी नहीं, और फिर वो अगला स्टेप लेने को तैयार हो जाते हैं। वो फिर ज़्यादा बदतमीज़ी पे आ जाएंगे या आपको और तंग करेंगे और आपको और अनकंफर्टेबल करेंगे। जितना आप उनको रास्ता देंगे, जितनी दफ़ा आप अपनी आवाज़ दबाएंगे, उतनी दफ़ा उनको दिलासा मिलेगा कि हाँ हमारे पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पावर है और हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। भाई हमारे जानने वालों में ये इसी किस्म का एक मामला हुआ कि उनका बेटा था, बड़ा अग्रेसिव सा था, बहनों पे भी अक्सर हाथ उठाता था। उसकी शादी हुई, जब उसकी शादी हुई तो जिस लड़की से शादी हुई वो इसी तरह माशाल्लाह बाहर की पड़ी हुई थी, सेल्फ डिफेंस ये वो सारा कुछ। खैर उनकी शादी हुई सारा कुछ। अब कुछ 6 महीने के बाद या कुछ 3-4 महीने के बाद उसने शायद उसके साथ बदतमीज़ी की, तो उसने बड़े पोलाइटली कहा कि देखिए आज आपने मेरे सामने आवाज़ ऊँची की है, आज की बात नहीं आपने करनी, मुझसे आराम से बात करें, मैं आपको आराम से जवाब दूँगी। अच्छा, ये बात उस लड़के की मदर के सामने हुई। अच्छा, तो माँ ने इस बात को फैमिली के साथ शेयर किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बहू ने घूम के सीधा कर दिया मेरे बेटे को। कुछ अरसे के बाद उसने ना थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया अपनी बीवी को। उसने उसी वक्त अपने मियाँ का हाथ उठाया और उसने कहा कि आपसे ज़्यादा मेरी ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस में, अगर मैंने वापस कुछ किया तो आपका कुछ ना कुछ टूट जाना है। सो आपकी मेहरबानी है कि आज के बाद मेरे पे हाथ मत उठाइएगा, और आज के बाद आपका हाथ उठा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। उधर से माँ भी एंटर हो गई लड़के की। उसने उसको दाद दी और अपने बेटे को घूम के कहा कि काश तुम्हारी बहनों ने भी तुम्हारे साथ ये किया होता तो तुमने ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं उठाना था फिर किसी और औरत के ऊपर। ज़बरदस्त। और आज उस लड़की के अपने ससुराल में उस लड़के से ज़्यादा वैल्यू है।
जबरदस्त। देखिए अल्टीमेटली उसने मारा नहीं अपने मियाँ को, हाँ, उसने गाली नहीं निकाली, उसने आवाज नहीं ऊंची की, लेकिन क्योंकि उसको भी पता था कि ये शी इज ट्रेन्ड इन सेल्फ डिफेंस, मैं एक लगाऊंगा तो ये आगे से मुझे 4 और लगा देगी, मेरा कोई गिट्टा गुड्डा तोड़ देगी, तो वो इंसान बन गया। हाँ। और थेरेपी में भी गया एंड दे वेंट फॉर कपल्स थेरेपी और पूरी मतलब उसका पूरा फिर इलाज करवाया। बट वही तो चीज़ है ना, बाहर के ममालिक में ये सब चीज़ें की जाती है, हमारे यहाँ अगर मर्द हाथ उठाता है औरत पे तो आपको भी पता है क्या आएगा, वो आगे से घूम के कहते हैं इट्स ओके, खैर है, मर्द तो करते हैं। हाँ, मर्द तो करते हैं, घर बसाओ अपना, कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। और फिर लड़कियां भी जो होती हैं अगर ऐसे घरानों में जाती हैं जहाँ पे उनके ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है या उनके ऊपर इस तरह जुल्म किया जा रहा है, वो यही सोचकर अपनी ज़बान दबा लेती हैं कि वापस माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे हम, या हम लोग वापस नहीं जा सकते। बट वही तो बात है ना व्यूअर्स, अब्यूज़ और वायलेंस किसी को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ना मर्द को ना औरत को। अगर कोई मर्द भी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में जहाँ पे बीवी कॉन्स्टेंटली गालियाँ निकाल रही होती है, धक्के मार रही होती है, हमने ऐसे केसेस भी देखे, तो ये नहीं है कि तशद्दुद सिर्फ औरत पे होता है, तशद्दुद इंसानों पे होता है, कभी भी कोई भी कर सकता है। हरासमेंट की जब हम बात करती हैं तो मर्द भी हरासा होते हैं, खवातीन भी हरासा होती हैं। हाँ, खवातीन की और शरह इस मामले में ज़्यादा है। हरासमेंट ये भी तो है ना कि अगर मर्द आपस में हैंग आउट कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसी एक बंदे को गलत तरीके से बार बार छेड़ी जा रहा है, तो वो भी हरासमेंट है। सो अल्टीमेटली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत ही क्यों इसलिए पड़ती है क्योंकि लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई मेरी बॉडी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। राइट के रॉन्ग? एग्जैक्टली, एंड दिस इज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में बताने की कोशिश करती हूँ। मैं जब भी करवा रही होती हूँ ना, अगर कोई भी क्लाइंट, अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह, तो वो अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आऊँगी, कोई कराटे की टिश्कम करके जाऊँगी, कोई ट्रिक्स वगैरह बताकर जाऊँगी, मगर हर दफ़ा जब मैं जाती हूँ मुझे उनको ये चीज़ बतानी पड़ती है। अच्छा, क्या आप चीज़ बताती हैं वो मैं ब्रेक के बाद जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, अगर आपकी भी फैमिली में या कोई जानने वालों में कोई ऐसा इंसान है जो टफ टाइम से गुजरा है व्हाटएवर, तो ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा हमें गाइड करेंगी, वो बताएंगी कि वो क्या बात सबसे पहले कह के शुरू करती हैं अपनी सेल्फ डिफेंस की क्लास। आई नो कि यू आर अ वेरी अकम्पलिश्ड पर्सन एंड अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, बट ये जो सेल्फ डिफेंस वाला एलिमेंट है ना, और सेल्फ प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी सोसाइटी में बहुत लैक करता है। और व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप घरों में ये चीज़ें सिखाएं, आप बड़े आराम से बहुत सी अब ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और कम से कम बच्चियों को और बच्चों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मार्शल आर्ट्स या इस किस्म के किसी अरीना के अंदर अगर लेके आएँ तो बड़ा अच्छा डिसीजन होगा। ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर हाइका नासिर हमारे साथ हैं, डेंटल सर्जन हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं एंड सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती हैं ख़वातीन को और जनरली लोगों को, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमने वादा किया था कि आप शेयर करेंगी वो बातें जो आप शुरू में करती हैं सेल्फ डिफेंस क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अक्सर लोग यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो आपने कहा ब्रेक से पहले कि आप डिफरेंट मूव्स सिखाएंगी, लेकिन आप पहले गुफ्तगू करके दिमाग की दही निकालती है। हाँ जी। हाँ। तो वो क्या बात है जो आप कहती हैं, जो आप एक्सप्लेन करती है लोगों को? हाँ, मैंने एक चीज़ ये नोट की थी कि आप ख़वातीन को जितनी भी सेल्फ डिफेंस सिखा दें या किक बॉक्सिंग वो कर रही हो, ट्रेनिंग ले रही हो, लड़कियां हमेशा थोड़ा सा झिझकती हैं किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले, जो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात भी है, मगर जब अपने दिफा करने पे आती है बात तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें, एक लड़का जो है अगर उसको अपना दिफा करना है, कोई उसके सामने अग्रेसिवली आकर खड़ा भी हो गया तो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है और लड़कियों का डिफरेंट होता है, लड़कियों का डिलेड होता है। तो उस डिलेड रिस्पॉन्स की वजह से या तो शायद हम लोग उनको सेकंड चांसेस या अपने आप को इस तरह डाउट बोथ करते हैं कि शायद मुझे गलत फहमी हो रही है, अगले की कोई ऐसी नीयत नहीं है, मुझे गलत लगा है या मैंने गलत समझा है, जिसकी वजह से हम लोगों का टाइम डिले आ जाता है और हम लोग झिझकते हैं रिस्पॉन्ड करने से पहले या शट अप कॉल देने से पहले या अगले को कॉल आउट करने से पहले। उस पॉज की वजह से जो टाइम लॉस होता है और जो हम लोग बेसिकली अगले बंदे को एडवांटेज दे देते हैं, हम फंस जाते हैं उस चीज़ की वजह से। अब एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें, लेट्स से कि आप उबर लेके रात को घर जा रही हैं, आप यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन से जा रही हैं या आप हॉस्पिटल में काम करती हैं, आप वार्ड ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी से फ्री होकर जा रही हैं, आपने रिक्शे स्टैंड तक जाना है। उफ, नर्सेज ने जितनी मुझे हॉरर स्टोरी सुनाई है ना, ऐसा ही जितनी हॉरर स्टोरीज मुझे नर्सेज ने सुनाई हैं, मेरा
मेरी रूह कांप जाती है कि हॉस्पिटल में काम करते हुए भी पेशेंट्स जो हरास करते हैं, कभी कभी Patients के पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स, ward अच्छा boys। वो वार्ड बॉयज़, अच्छा वो चीज़ अगर चलो एक अच्छा अस्पताल है, वहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, चलो वो तो कंट्रोल में होगी। जैसे ही आप उधर से बाहर निकलते हैं तो वही लोग जो अंदर ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वो बाहर आके आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। मैं बाकायदा एक स्टोरी जानती हूँ जहाँ पे एक खातून इसी तरह वार्ड बॉय की थी कि वो नर्स थी, ज़रा सीनियर नर्स थी, और एज में भी उससे कम से कम 10-12, कहती मैं 10-12 साल बड़ी थी उस बंदे से, कहती है उससे 10-12 साल बड़ी। मैंने उसको बड़ी दफ़ा मना किया और मुझे बार बार, मैंने कहा तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की, कहती है मुझे बार बार तरस आए कि बेचारा इसके हालात इतने ठीक नहीं है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड है थोड़ा सा, चलो इग्नोर करती हूँ, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। कहती है एक दिन मैं बाहर निकली, कहती है मैं बाकायदा हॉस्पिटल से बाहर निकली हूँ, कहती है मैं पार्किंग लॉट से बाहर कदम रखे, एक तो होता है ना हॉस्पिटल फिर पार्किंग लॉट का भी एग्जिट होता है, कहती है मैं पार्किंग लॉट से बाहर कदम रखा है तो वो बाइक लेके साइड पे खड़ा हुआ था और कहता है आओ बैठो मेरे साथ। तो कहती है मैंने कहा मैंने नहीं बैठना, मैं बस पे जाऊँगी जिस तरह मैं हमेशा जाती हूँ। कहती उसने बाकायदा मेरे साथ खींचातानी शुरू की, अंदर से गार्ड ने देखा, वो भाग के आया तो उसने कहा कि भी मैं अस्पताल के अंदर नहीं कर रहा, ये हमारा प्राइवेट मामला है। Oh my God। यानी कि उस बेचारी की रेपुटेशन भी इस बंदे ने ख़राब की। खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो उधर ही हॉस्पिटल में ही मसला रिजॉल्व होगा ये वो, लेकिन अब यही प्रॉब्लम अगर 4 किलोमीटर के फासले पे होती तो पता नहीं क्या हो जाता। ना गार्ड वो उसको होता, ना उठा कोई के और ले होता। जाता, कुछ साथ ज्यादती कर लेता, उसको मारता, कुछ ऐसे करता। और कहती है मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसकी आंखों में खून उतरा है और वो पता नहीं मुझे क्या कर देगा। वहीं बाहर खड़े खड़े इस तरह करके कहते मेरा बाजू पकड़े, मुझे खींचे के बैठो बैठो। कहते वो तो मैंने चीखें मारनी शुरू की तो वहाँ से गार्ड भागता हुआ आ गया पार्किंग लॉट का। फिर अंदर से उन्होंने मैनेजमेंट को बुलाया तो ये उसको जॉब से निकाला, सारा कुछ वो किया। लेकिन हर बार ये बातें मैनेजमेंट की नज़र में ही नहीं आती क्योंकि लड़कियां बोलती नहीं बोलती हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा एक ये reason बात घर से शुरू होती है। है। ये घर से शुरू होती है। भाई अगर बदतमीजी कर रहा है या ऊंच नीच हो रही है या बाप ने मारा बेटी को तो माँ ने घूम के कहा इट्स ओके, ऐसे तो होता है। देखें माँ बाप को भी राइट नहीं है बच्चों पे हाथ उठाने का, सॉरी ये इलीगल चीज़ है अब, और ये पूरी दुनिया में एक इलीगल चीज़ है। बच्चों पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, अपनी औलाद पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो बात ये है कि जब आपके घर में आपका ही बेटा आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठा रहा है, वही जो मैंने इंसिडेंट ब्रेक से पहले शेयर किया कि वो बहनों को मारता था बंदा, झांपड़ लगा देता था और घर वालों को, और घर वाले कहते थे बेटा रहने दो, छोड़ दो, तुम्हें पता है ज़रा गर्म दिमाग है। भाई वो गर्म दिमाग है, वो उसको गोली मार दे, किसी को कत्ल कर दे। फिर और इतनी सी बात थी कि एक अगर औरत आई उसने एक्चुअली उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया तो उसका दिमाग ठिकाने लगा। बिल्कुल। अब उस सारा पीरियड जब उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी तब फैमिली है, घर वाले, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, तो उसको कभी ये आइडिया ही नहीं हुआ कि वो भी अकाउंटेबल है, कि उसको भी जो है कोई आगे से मना कर सकता है, कोई उसको भी अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है उसकी हरकतों के लिए। भाई कुछ 2 दिन पहले की बात है कि हम लोग बच्चे वगैरह फैसल में हम बैठे हुए थे, मतलब रात कुछ तरह खाने का वक्त होता है, खाना खा रहे हैं ये वो वटेवर। अच्छा हसन जो है वो 7 साल के होने वाले हैं और नूर बानो है 3 साल की। हसन को ने नूर को धक्का लगाया, उसका बाप खड़ा हो गया, उसका बाजू पकड़ा और उससे कहा क्यों धक्का मारे बहन को, सॉरी कहो। यू कैन नॉट हिट गर्ल्स, यू कैन नॉट हिट एनीवन, कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना, किसी पे भी हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना गलत है, सॉरी करो। उसने छोटी बहन से सॉरी किया, फिर उसे उसके कमरे में भेज दिया गया कि अब आप हमारे साथ नहीं खेलेंगे, ताकि उसको एहसास हो कि उसने गलत किया। अब बात यह है कि बच्चों में ये एक हैबिट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। हर बच्चा जो है थोड़ा सा अग्रेसिव किसी न किसी स्टेज पे होता है, बिल्कुल। आपने उसी स्टेज पे रोकना है। अब वो झांपड़ लगा, वो बहन को धक्का लगाए, हम हंसे और कहे कुछ नहीं होता, खेल रहे हैं। वो धक्का चपेड़ से मुक्का, उसके बाद प्रॉपर मार कुटाई पे बात आ जाएगी, और ये चीज़ें हम लोग नहीं एक्सप्लेन करते। आप बेसिकली खवातीन को इस चीज़ पे कन्विंस करती हैं, आमादा करती हैं। अब जो आपने बात मुझे सारी बताई है, आप समझ लें अगर अल्टरनेट आपके नूर के अबू भी कुछ ना कहते, आप वही हंस खेल के आपने इग्नोर कर दी होती बात, तो उससे जो मैसेजिंग आपकी बेटी को जाती वो ये होनी थी कि अगले ने कुछ गलत नहीं किया है, जिसने हाथ उठाया उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसको कुछ नहीं कहा गया है। तो अगर वो बोलती भी है और तब भी उसके बावजूद भी अगले को नहीं कुछ कहा जाता, तो फिर शी इज़ गोइंग टू लूज़ होप कि द अदर पर्सन कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब आप सोचें कि वो बड़ी होती है, वो यूनिवर्सिटी जाती है, वो कॉलेज जाती है, वो जॉब पे जाती है, एवरी टाइम व्हेन समबडी डज़ रॉन्ग बाय हर, शी इज़ गोइंग टू क्वेश्चन, वो इस बात के ऊपर सवाल उठाएगी कि क्या इसको जवाबदेह ठहराया जाएगा।
क्या इसको इस बात के ऊपर जवाबदेह ठहराया जाए, क्योंकि अगर उसने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में ये चीज़ नहीं देखी, वो सोसाइटी से भी नहीं एक्सपेक्ट करेगी। हम लोगों की जो बाउंड्रीज़, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, वो हमारी फैमिली से शुरू होती है, और हम लोग जब बड़े होकर बाहर दुनिया में जाते हैं हम वही एक्सपेक्टेशंस माशरे से रखते हैं। सिंपल बात है व्यूअर्स, अगर घर पे ही बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अपने ही बाप से, अपने ही भाई से, अपनी ही माँ से, अपनी ही फैमिली से, तो बाहर क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? और उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि इट्स ओके, थप्पड़ खाना, गालियाँ खाना, जलील होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है, एंड इट्स ओके। इट्स नॉट ओके व्यूअर्स। औलाद को पैदा करके इस दुनिया में इसलिए तो नहीं लेके आते ना कि वो फिर दूसरों के हाथों टॉर्चर हो, हरास हो, या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई और ज़्यादती हो जाए। चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको इक्वल, जिस तरह हम कहते हैं कि तालीम दोनों को देनी चाहिए, उनको उसी किस्म की सेहत का उनका मयार होना चाहिए, उसी किस्म की उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट, सारी और सिक्योरिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, सेम होनी एक की ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। अगर चाहिए। बच्ची को अपने ही भाई से या बाप से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो फिर कल को उसका मियाँ उसका क्या हाल करेगा? और अगर रिएक्शन में वो वायलेंट और अब्यूसिव हो गई और उसने यही एक्टिविटी अपने घर जाके करनी शुरू कर दी, और उसने, देखिए कोई भी इंसान ज्यादती एक हद से ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करता। एक पॉइंट आता है जब दिमाग स्नैप कर जाता है और उस वक्त बंदा कोई बहुत बुरा फैसला भी ले लेता है। और देखिए व्यूअर्स, अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, और उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सिखाना हमारा ही फ़र्ज़ है। बिल्कुल। देखो सारी ज़िंदगी माँ बाप नहीं साथ पे रहते डॉक्टर साहिबा। एक दफ़ा बच्चे बड़े हो जाए, बाहर की दुनिया को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना। अच्छा, ख़वातीन के लिए तो ये कर रही हो, लेकिन और मज़ीद क्या सोचा है? आई नो दैट अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स भी हमारे साथ डिस्कस करो। मुझे चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन और चाइल्ड अब्यूज़ अवेयरनेस के ऊपर काम मैंने पहले भी किया हुआ है, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं कुछ ऐसी भी वर्कशॉप्स डिज़ाइन करूँ जो ना सिर्फ स्कूल्स में और समझ लें डे केयर्स वगैरह इन जगहों पे, बल्कि जो पेरेंट्स को भी टारगेट करें और टीचर्स को भी टारगेट करें, आपकी सोसाइटी के अडल्ट्स को, केयर गिवर्स को टारगेट करें, कि उनको हम लोग ट्रेन कर सकें कि आपने किस तरह पहचाना है अगर किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, की गई है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, या वो अब्यूज़ का शिकार हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि व्यूअर्स, अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि सबसे पहले आपको ये पता, ये इंसान को या बच्चे को पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ें, गुड टच और बैड टच में क्या फ़र्क है। अब चाइल्ड अब्यूज़ सेक्शुअल भी होता है और फिज़िकल भी होता है, निगलेक्ट भी होता है। तो एक तो ये बात हो गई, अवेयरनेस बच्चों को देना। उसके साथ साथ बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करे और उसके इर्द गिर्द के लोग उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर आपकी बात आती है प्रिवेंशन की, कि अगर हम इसको अवॉइड ही कर जाएं तो बेहतरीन चीज़ है। और फिर अगर ऐसा मामला हो रहा हो तो उसके बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? अगर कोई मामा या चाचा या कोई रिश्ते, क्योंकि रिश्तेदार ही ज़्यादातर सेक्सुअल अब्यूज़ में मुब्तला होते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल, ये कोई रिलेटिव, जानने वाला, घर में आपके कोई काम करने वाला शख्स जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। देखिए मेल हो या फीमेल हो, आपने खुली छुट्टी तो वैसे ही नहीं देनी ना। लोग कहते हैं नहीं ये तो चाचू हैं, चाचू की खैर है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाचू, मामू, ताया, इस तरह के जो रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन देखिए जो इंसान जहनी तौर पे ठीक नहीं होता और इस किस्म की गलत एक्टिविटीज़ में और बच्चों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करता है, वो किसी का मामू, चाचा, रिलेटिव नहीं होता, वो एक मेंटल हेल्थ का पेशेंट होता है। आप नोट कीजिएगा कि जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं न्यूज़ में, ख़बरों में, उन सब में जो जालिम होता है, जो जुल्म करने वाला होता है या जो ज़्यादती करने वाला होता है, वो रिश्तेदार होता है, वो अक्सर रिश्तेदार होता है। और वो ऐसा रिश्तेदार होता है जिसके पास माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ कर जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि अच्छा ये इसका ख्याल रखेगा, अच्छा हम यहाँ पे जा रहे हैं तो आप इसको देखिएगा, रात आपके पास हम छोड़ जाएंगे बच्चे। हाँ। ये वो हाँ। और फिर पेरेंट्स को भी ये चीज़ नहीं नजर आती, यही तो मसला है, यही तो हमने उनको ट्रेन करवाना है कि आपने कैसे। और सिर्फ बेटियों के साथ नहीं होता, बेटों के साथ भी होता है, बेटों के साथ, लड़कों के साथ। पाकिस्तान में लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज के केसेस ज्यादा हैं छोटे लड़कों के साथ। सो प्लीज़ व्यूअर्स, बेटे बेटियों को दोनों को इस मामले में आपने सेल्फ डिफेंस, ये सारी चीज़ें, अगेन छोटी एज पे मार्शल आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग आप बच्चों को देना शुरू कर दें। उनको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाएं, उनको बताएं कि ये जी अच्छा टच ये होता है, बुरा टच ये होता है। अगर आपका किसी को जप्पी मारने को नहीं दिल चाह रहा तो ज़बरदस्ती आप ना अपने बच्चे को कहें कि इसको अगर बच्चा किसी से घबरा रहा है और डर रहा है और वो एक बंदा रेगुलर आपकी फैमिली का हिस्सा है, कोई तो बात होगी ना।
क्यों? किसी के घर जाने से इनकार कर रहा है कि नहीं मुझे इनके घर नहीं जाना, या मुझे इनके पास नहीं बैठना है, अगर बच्चा जबरदस्ती- बता नहीं हाँ। पा रहा कि क्यों। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत गाइडेंस दी और ऑल्सो एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। एंड में कुछ कहना चाहोगी, कोई पैगाम देना चाहोगी? एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस बात के ऊपर बल्कि ज़ोर देना चाहूँगी कि ये चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं। आप अपने बच्चों को ना कहना सिखाएं, आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कोई भी बात हो तो उन्होंने आपसे आकर कैसे बात करनी है। ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको अपने आप की हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। आपको एंड में यही डिसीजन लेनी पड़ेगी कि क्या आपका जिस्म और आपका वजूद ज़्यादा अहमियत रखता है या अगले शख्स का। जब आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आप अपना दिफा करना सीख सकेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में डाउट होगा कि नहीं मैं अगले बंदे शायद गलती होगी है, डाउट है, आपने उसको सेकंड गेस किया है, तो इसका मतलब है आपने उनकी कंफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। वहाँ से फिर काम ख़राब शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू, ब्लेस यू। और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि एट सम पॉइंट सून हम आपको बुलाएं, आप हमें ऑन एयर जो है वो सेल्फ डिफेंस की डेमोन्स्ट्रेशन देकर Definitely, अगर आप ये कर देंगी ना, तो ये एक बहुत बड़ा फेवर आप बहुत से ऐसे लोगों को दे देंगी जिनकी एक्सेस नहीं है सेल्फ डिफेंस की क्लासेस और इन चीज़ों की तरफ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और Definitely. इंशाल्लाह व्यूअर्स कोशिश करेंगे कि जल्द ही डॉक्टर साहिबा को बुलाएं और आपको ऑन एयर दिखाएं कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जा सकता है, चाहे आप मर्द हैं या औरत है, कोई आपको अटैक करे, कोई ऐसी चीज़ करे। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया। अब ब्रेक के बाद व्यूअर्स एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही खूबसूरत कपल हमें ज्वाइन करने जा रहा है, जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, एक सक्सेस स्टोरी है और सेल्फ मतलब जो कहते हैं ना, खुद को उन्होंने अपने आप को एक कामयाब कहानी बनाया विदाउट हेल्प, विदाउट सपोर्ट। तो उनसे बात करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट कपल है, दो ऐसे लोग जिन्होंने मेरे करियर के आगाज़ में मेरा बहुत साथ दिया। लिटरली उंगली पकड़ के भाभी के केस में और भाई के केस में गला पकड़ के इन्होंने मुझे इंडस्ट्री में काम करना सिखाया। अब सिखाने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आपको स्पेशली जो आप मॉडलिंग की फील्ड में आते हैं तो यू डोंट नो हाउ टू डील विद पीपल। आपको ये नहीं समझ आती कि आपने मतलब कहाँ तक की मार्जिन जो है, अगर आपको कहा जाता है कि जी ये शूट है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें हैं, तो कहाँ तक चीज़ें एक्सेप्टेबल है। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हरासमेंट की, 100 और चीज़ों की। और सीधी बात है व्यूअर्स, जब शुरू में मैंने भी इंडस्ट्री में कदम रखा, इन लोगों ने भी रखा, तो उस वक्त ये वाले हालात नहीं थे। बहुत से ऐसे मामलात होते थे जो बहुत नेगेटिव होते थे। और जब मुझे किसी ने कहा कि जी अब मॉडलिंग है और आपकी शूट करानी है, और मुझे याद है कि सबसे पहली मेरी शूट थी मारिया बी के साथ शूट थी, और मेरी उस वक्त इस पर्सनालिटी से, इनकी वाइफ से उस दिन नहीं मुलाकात हुई थी, इनसे मुलाकात हुई थी। और लिटरली डे 1 से मैंने कहा जी मैं आपको क्या बुलाऊं, तो ही सेड यू कैन कॉल मी रिजवान भाई। तो मैंने कहा ओके। पहली दफ़ा इंडस्ट्री में किसी ने कहा कि जी आप मुझे भाई बुला सकती हैं, और लिटरली इंडस्ट्री की सारी खवातीन और मर्द इनको भाई ही बुलाते हैं, क्योंकि लिटरली भाइयों से बढ़ के ये सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत देते हैं, रिगार्ड देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यूअर्स ज़ीरो से अपने आप को इस लेवल पे ये खुद लेके आए हैं। सपोर्ट माँ बाप की इमोशनल ज़रूर थी, लेकिन ऑन अ फाइनेंशियल लेवल एक एक चीज़ अपने हाथों से की, अपना घर खुद बनाया, सारी चीज़ें इन्होंने खुद की। तो जब हम सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं तो विद इन द इंडस्ट्री हम उन लोगों को देख के बड़ा इंप्रेस होते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन उस सक्सेस स्टोरी बनने में एक जर्नी होती है। आज इस बहुत ही अमेजिंग कपल की जर्नी भी डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री के बहुत से साथी इस वक्त शो देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट इन्होंने इतनी की है। इंटरव्यूज़ कम ही देते हैं, लेकिन मिन्नतें तरले करके बुला ही लिया इनको मैंने, वो भी भाभी के थ्रू। तो आइए मुलाकात करते हैं दीवीज़ से रिजवान बेग एंड मुनज़्ज़ा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपकी तारीफ तो कर दी, अब ये भी बता दूं कि आप करते क्या हैं, क्योंकि तस्वीरें आपकी सब देखते रहते हैं, आपकी अपनी तस्वीरें कम ही आप लोग लगाते हैं। सो ब्रिलियंट फैशन फोटोग्राफर एंड मेकअप आर्टिस्ट ड्यूओ, दे आर ब्रिलियंट मतलब वन स्टॉप शॉप। आपने शूट करानी है, आपने इनको कॉल कर दिया, उसके बाद आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दे आर बोथ क्रिएटिव डायरेक्टर्स इन देयर ओन राइट। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि
आप दोनों ने ग्रेजुएशन जो है वो की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, राइट? दोनों ने? जी। कहाँ से की, क्या स्टोरी? शुरू आपसे करते हैं क्योंकि इनसे शुरू की बात तो फिर आपसे बात कम होगी हमारी। NCA से ग्रेजुएट किया हम दोनों ने। ग्राफिक्स इनिशियली माय सब्जेक्ट वाज आर्किटेक्चर बट आई लेटर स्विच टू ग्राफिक्स। हिज सब्जेक्ट वाज फाइन आर्ट्स initially but he switched to graphic design, so we both ended up in graphic design. तो कैनवस को पेंट करने के बजाय आप लोगों ने लोगों के मुंह पेंट करके उनकी तस्वीरें खींचने का फैसला किया बेसिकली। बस यही समझ ले। अच्छा, फिर रिजवान भाई आप लोगों का साथ बहुत पुराना है इस लिहाज से कि कॉलेज के ज़माने में मुलाकात कहाँ पे पहली दफ़ा हुई? हमारी मुलाकात हुई थी सईद सर नईम के स्टूडियो में। सर आसिफ और सर नईम का स्टूडियो था और वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी और वहीं पे ड्राइंग वगैरह करते थे। उसके बाद फिर हम NCA में जब गए हैं तो फिर उनके जो स्टूडेंट्स थे हम सारे इकट्ठे ही बैठ के, फूलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, पानी फेंकते थे, सर्दियाँ थी, तो मैं, ये मेरा दोस्त आसिफ, फरिया और हम 4-5 लोग जो सर नईम के स्टूडियो के थे वो इकट्ठे ही रहते थे। तो फिर वहीं से फिर हमारी, क्योंकि ज़ाहिर जान पहचान थी, सब एक दूसरे को जानते थे, वहीं पर ड्राइंग करते थे। तो हमारे जो फर्स्ट ईयर था NCA का, उसी दौर में रिगिंग ख़त्म हुई थी। वो लास्ट थी। वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके बाद उन्होंने इट एंडेड। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। या हाँ, क्योंकि वो भी एक हरासमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है। या इट वाज टू मच। एंड द फैक्ट इज हमेशा कीमा उसी का निकलता है जो बेचारा चुप होता है या बिल्कुल। सो देन शादी की तरफ बात कैसे आई? मैंने कहा पहले ज़रा हम ये वाली कनेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद फिर काम की तरफ आएंगे हम। फर्स्ट ईयर से ही मुझे अच्छी लगी थी ये, और मैंने फर्स्ट ईयर में ही घर में कह दिया था कि मैंने इसी से शादी करनी है। ज़्यादा जल्दी थी ना। अच्छा। तो हमने मतलब बात कर ली थी। उन्होंने कहा था कि आप पहले पढ़ लें, इसके घर वालों ने कहा था पहले आप पढ़ लें, उसके बाद फिर। तो फर्स्ट ईयर से ही शी वाज द वन। शी वाज द वन। आपकी राय कुछ और थी? नहीं, ऑब्वियसली, बट आई वाज वेरी ओपन विद माय पेरेंट्स एज वेल। तो बट मेरी अम्मी का हमेशा से बस ये था कि बेटे जो भी, जिसको भी तुम पसंद करो, जिससे भी शादी करो, मुझे एतराज़ नहीं होगा, बट सोच समझ के कि सेल्फ मेड होना चाहिए। एक इंसान जो सेल्फ मेड होगा उसको हमेशा वो कदरदान होगा, और बहुत जागीरदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट से बच के अपने तबके के लिहाज से। तो ये हमारे तबके तो नहीं है, माशाल्लाह वेल ऑफ थे, बट इसके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। वंडरफुल पीपल। शहर में कृष्ण नगर में रहता था मैं, ये मॉडल टाउन में रहते थे, बट उन्होंने बिल्कुल भी एक दफ़ा भी एतराज़ नहीं किया इस चीज़ पे कि ये मतलब डिफरेंस है स्टेटस का। हाँ, मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेरे हर डिसीजन में। बट देखो वही वाली बात है ना, मुझे देखें, आपको नाम लेते मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि हमेशा आपको हमेशा से ही भाभी बुलाया। प्लीज़ व्यूअर्स मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आई कांट टेक हर नेम, क्योंकि एक बात बताऊँ, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनकी हम सारे ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आपने वो कमांड किया रिस्पेक्ट अपने बिहेवियर और अपने कॉन्डक्ट से। एंड छोटी सी उम्र पे ही हम सबकी मामा बनने की कोशिश करती थी और अभी भी करती है। और अक्सर मुझे जो है ना एक मैसेज आ जाता है डांट का, सवाल का, और उसके साथ फिर एक डांट का। और इनकी डांट मीठी लगती है, आपकी डांट बहुत बुरी लगती है, आप प्लीज़ मत डांटा। और एक दफ़ा ये नाराज़ हुए थे तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया, लड़े नाराज़ हो गया, प्लीज़। उन्होंने कहा, मैंने सॉरी। अच्छा, मैं आपको फिर ऑनर भी सॉरी कह रही हूँ, फिर नहीं नाराज़ होता मेरे से। पता है कुछ लोग होते हैं जो इतने प्यारे लोग होते हैं कि उनकी नाराज़गी आप नहीं हजम कर पाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बट मेन चीज़ आपके पेरेंट्स की ऑफ कोर्स यही थी कि भाई अपनी बाउंड्रीज और अपनी रिस्पेक्ट के एलिमेंट्स। एग्जैक्टली। तो व्यूअर्स, मर्जी की शादी की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ को ऑन बोर्ड रखें और फिर राइट टाइम पे डिसीजन लें। अच्छा, फिर ग्रेजुएट किया तो उसके बाद शादी हुई? ग्रेजुएट करने के 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि स्टैब्लिश हो जाऊँ, थोड़ा सा कुछ कर लूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं था। बट ग्रेजुएट करके क्या करना चाह रहे थे आप? थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया था फोटोग्राफी करनी है। जब मैं थर्ड ईयर में हमने माइनर सब्जेक्ट लिया ना फोटोग्राफी, और जब मैंने फोटोग्राफी की तो मैंने मुनज़्ज़ा से कहा मैंने यही करनी है। तब फोटोग्राफर आई थिंक 2-3 ही होते थे और बहुत बड़े जिन थे। हाँ, और मार्जिन नहीं मिलती थी एंटर होने की, बिल्कुल नहीं उस वक्त मिलती थी। इंडस्ट्री तो सब यही, तब भी हमें जब काम भी शुरू किया तब भी यही पूछते थे लोग कि अच्छा फोटोग्राफी तो करते हैं और क्या करते हैं। अब तो एक प्रोफेशन है ना, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। लोग कहते हैं अच्छा ये तो करते हैं और क्या करते हैं, मतलब घर कैसे चलता है। वही जो शेफ्स के साथ भी बेचारों के साथ करते थे, हांडी रोटी तो पका दे, करते की होगा। इस मामले में मैं कहती हूँ कि माय पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स, दे वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मेरे ख्याल है उस दौर में, आज से 20 साल पहले, इस डिसीजन को मतलब बैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब इन्होंने आपको पहले कहा कि मैं फोटोग्राफी करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट वाज योर नेचुरल रिस्पॉन्स? I was like, are you crazy?
मैं कहा ये किस तरह, मतलब कैसे, हाउ विल यू सपोर्ट, हाउ विल यू अर्न मनी? इज लाइक कि नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह, देखना हो जाएगा, मुझे बिलीफ है कि आई कैन डू वेल। सोचे ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में 3 फोटोग्राफर हों और आप कह रहे हो मैंने चौथा बनना है, तो वो मुश्किल होता है ना। हाँ। प्रोफेशन ही नहीं है ना, वो कोई ज़हन में नहीं आता किसी के। बिल्कुल, क्योंकि वो भी सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं थे, वो फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, एक वन स्टॉप शॉप थी। बिल्कुल, वो भी ऐसे। जिन तीनों चारों का हम तीन लोगों की हम बात करें, वो तीनों के तीनों जो है उनका ही होल्ड था। बिल्कुल। और वो सारी चीजें उधर ही होती थी। हाँ, तो ये नहीं हो सकता था कि आप सिर्फ फोटोग्राफर। तो फिर मेकअप की तरफ आप किस तरह निकले? आई वॉज इनटू मेकअप शुरू से, बचपन से, जैसे समझ लेना कि क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी। अच्छा, अपने मुंह पे कभी नहीं मेकअप लगाती? हाँ। कोई इनको लगा इनका और मेरा एक ही प्रॉब्लम, कहते हैं जितना मर्जी किसी और के मुंह पे लेप दो, हमारे मुंह पे ना लगाना। हाँ। हाँ बिल्कुल, बस यही मसला है। अपने पे कभी अच्छा लगता ही नहीं है मुझे, जहर लगता है अपने ऊपर मेकअप। इतनी हसीन लड़की जब ऐसी बातें करती है ना, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, बस शुरू से शौक था, कजन्स का करती थी, बहनों का करती थी, बस वो करते करते एक चीज़ तो थी, एस्थेटिकली आई वाज साउंड। बाकी ट्रेनिंग मैंने एज सच फॉर्मल ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली मेकअप की, बट आई वाज गुड एट ड्राइंग एंड एस्थेटिकली साउंड एंड यू नो इट जस्ट हैपेंड। इट जस्ट हैपेंड। Yeah. तो देन शुरू कैसे किया? क्योंकि आप कह रहे ग्रेजुएशन के 2.5-3 साल के बाद, तो 2.5-3 साल क्या किया? हम एक्चुअली जब मैं 3rd ईयर में था ना, तो मैंने वहीं पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया। एनसीए में वर्कशॉप्स छुट्टियों में मैं करवाता था 3rd ईयर 4th ईयर को, उसी ज़माने में। फिर मैंने 4th ईयर में जब पढ़ाना शुरू किया ना, मैं एनसीए में पढ़ाया भी मैंने पास आउट होते ही। तो वहाँ पे एक लड़की थी फरिया, जो अली अजमत की वाइफ है। हाँ जी। मेरी स्टूडेंट थी वो। तो उसने मुझे कहा कि रिजवान साहब आपसे मदिया मिलना चाहती हैं, मदिया का स्टूडियो बना रही हैं, तो वो चाहती हैं कि वहाँ पे कोई स्टूडियो बना लें। तो मेरे जहन में आया मदिया कोई आंटी होगी, उसके जहन में आया कि मैं कोई अंकल होऊंगा, टीचर हैं। तो हम जब उससे मिले तो वहाँ से हमने ब्राइडल फोटोग्राफी शुरू की, बड़े छोटे साइज़ में, वहीं पे स्टूडियो बना लिया मदिया के साथ। अभी भी बिल्कुल फैमिली की तरह वो। तो हमने वहाँ से काम शुरू किया, वहाँ से हम पैसे कमाते थे, साथ हम फैशन भी करते थे। फैशन में ऑब्वियसली नहीं होता उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। एग्जैक्टली। तो फिर वो करते करते दोनों चीज़ें बैलेंस आउट करते करते हम एकदम एक ब्रेक मिला हमें लिबास के कवर से। तब तो मैगजीन होते थे, कवर्स होते थे, तो हमें ब्रेक मिला लिबास के कवर से। नेहा मॉडल थी, तो वहाँ से हम एंटर हुए और उसके बाद फिर ना कोई ना रोक सका हमें वहाँ से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब देखिए, मदिया के स्टूडियो में आपकी मार्जिन तो नहीं बनती थी, क्योंकि मदिया खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है। फोटोग्राफी करती थी ना साथ में। आप उस वक्त ये सब कुछ कर लेती है। इसने फोटोग्राफी मेरी छोटी बेटी के बाद छोड़ी है, अदरवाइज ये फोटोग्राफी मेरे साथ जी, मुझे याद है मेरी अच्छी वाली तस्वीरें यही खींचती थी। खींचती थी, बिल्कुल खींचती थी। सिर्फ मेरी अच्छी वाली यही, दो सेट्स के होते थे तस्वीरों के। मुझे साफ पता चल जाता था कि इन्होंने कौन सी खींची, क्योंकि और ये जान के ऐसी खींचते थे जिसमें मैं पूरा का पूरा डब्बा लग रही होती थी, और फिर उसको ना एडिट करके कहते थे कि देखो ये मैं तुम्हें ठीक की है, और फिर बिफोर आफ्टर की भेजते थे। व्यूअर्स मेरी मत मार देते थे ये। अभी भी इनके पास एक पूरी फोल्डर है, कभी किसी ने इनका फोन चोरी किया ना, तो वो फोल्डर जरूर निकाल के रिलीज कीजिएगा, जिसमें पहले मैं क्या लग रही थी तस्वीर में, और फिर उन्होंने मुझे ठीक कैसे। सब की हैं, तुम्हारी नहीं, सब की हैं। नहीं, वो फिर फोल्डर ना रिलीज कीजिएगा। सो अब ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हमारी इट्स अ मोर रीसेंट शूट। ये जब मेरा थोड़ा वजूद कम हो गया था, जब मेरा वजूद ज़्यादा था, तो रिजवान भाई सही। एंड बाय द वे, मेरी फिटनेस का भी राज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक ये लोग हैं। बिकॉज रिजवान भाई कहते थे कि जुगन तस्वीरों में मैं तुम्हें एडिट तो कर देता हूँ, लेकिन एडिट में वो वाली बात नहीं आती है जो तुम चाह रही हो। क्योंकि ये देखें, अब व्यूअर्स, ये मेरी बेबी के बिल्कुल बाद की तस्वीर है। ये नूर बानो के पैदा होने की बाद की तस्वीर है, राइट? हमने एक और ब्रांड की भी शूट की थी। मुझे याद है व्यूअर्स, मेरा इतना ज़्यादा वेट है, मैं इससे कोई 30 किलो ज़्यादा थी। रिजवान में कहा डजंट मैटर, मैनेज कर लेंगे। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हो जाता है। और आपने उसको किया, और आपने एट द सेम टाइम यू लेट मी लुक लाइक माई सेल्फ। तो यू टोल्ड मी कि जो एक्सरसाइज करोगी, अपने आप को फिट रखोगे, तो तुम्हें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पतला मोटा ये वो। सो वही चीज़ है ना कि एक फैमिली के तौर पे अगर आप। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, आज आपके साथ शेयर करती हूँ। जब पहली दफ़ा मैं आपके पास आई थी मेकअप कराने के लिए, शूट के लिए, आपको याद होगा आपके घर आई थी मैं, तो वो पीछे एक होता था रूम वहाँ पे। अच्छा, आई रिमेंबर, मैं जब पहली दफ़ा एंटर हुई ना, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ना ये एक गोरी चिट्टी खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। मेरा तो त्राई निकल गया। मैंने कहा 1 मिनट, ये तो शूट सिर्फ मेरी थी, तो ए दूजी मॉडल कितों आ गई? अच्छा, तो मेरे तो ज़्यादा प्यारी। मैं इतनी इनसिक्योर हुई, वो तो शुक्र है कि रिजवान भाई एंटर कहते ओ दिस इज़ माई वाइफ मुनज़्ज़ा। मैं कहा हाय शुक्र है। फिर मैंने बातों बातों में समझ आ गई कि मेरी ही शूट है और ये मेकअप करने लगी हैं। ज्वेलरी का शूट था। ज्वेलरी का शूट था। ऑब्वियसली यार, बंदा जाता है सोच के कि आई एम दी ओनली मॉडल, लगो मॉडल साढ़े सामने खड़ी हो तो बंदा परेशान। तो ये कभी इस तरफ
नहीं सोचा आपने आने का? नहीं बिल्कुल, आई एम कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं तो कैमरा शाय भी बहुत ज़्यादा हूँ। ये आज मुझे कह रही थी कि तुम चले जाओ। ये ऐसे हो नहीं सकता हाँ, ना। ये मैंने नहीं हो एक सकता। कपल की सक्सेस स्टोरी बतानी है और मैंने अपने व्यूअर्स को इंस्पायर करना है कि दो लोग साथ मिलके एक कॉमराडरी के साथ अपनी एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट मुझे शायद सोशली मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, तो हमारे काम में भी जैसे तुम्हें पता ही लाइक है, आप लोग पार्टीज नहीं करते हैं और आप शोज में भी जाना कहीं भी, तो मैं अवॉइड करती थी हमेशा से। आई एम जस्ट नॉट, मुझे होता था, मैं रिजवान को हमेशा कहती थी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सफोकेशन हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है मेरी, तो यू गो हेड, आई विल स्टे बैक। अच्छा, अब वापस चलते हैं टुवर्ड्स, आपने अपना ब्राइडल मेकअप करना शुरू किया, फोटोग्राफी ब्रेक मिल गई थ्रू लिबास। हाँ, ब्राइडल शूट्स करते थे, मेकअप नहीं करती थी। Makeup नहीं मैंने करते मेकअप सिर्फ मुनज़्ज़ा हमारे शूट्स के करती थी, वहाँ पे हम दोनों जाके ब्राइडल शूट्स करते थे। ठीक है। और फिर हमने हमें ब्रेक मिली थ्रू द कवर ऑफ अ वेरी लिबास। बिग मैगजीन लिबास की, वहाँ पे आपने मेकअप किया था? जी हाँ जी। अच्छा, वहाँ से फिर जर्नी कहाँ पे गई? क्योंकि देखें जगह उस वक्त भी नहीं मिली आपको। Sorry, मैं बड़ी रिस्पेक्ट और बड़े अदब के साथ, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स हैं जो पहले होते थे और अब उनको भी हम शो पे अक्सर बुलाते हैं, लेकिन आपको टाइम लगा ब्रेक करने के अंदर। शॉर्ट टाइम में किया कंपेयर टू अदर पीपल, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में। लेकिन काम आपने बहुत कर लिया था जब आपको ब्रेक मिली। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हमारा बस किस्मत कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे थे, हमें उससे ब्रेक मिला। उसके बाद 2-3 शूट्स और हैं और वो लिबास का कवर कोई और नहीं करता था, वो सिर्फ जो बड़े फोटोग्राफर थे वही करते। उसके बाद हमने लगातार करने शुरू किए हैं और फिर लोगों को हुआ पहला कवर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला हमने किया था, क्योंकि वो नेहा थी, नेहा इंडियन लग रही थी, लोगों को लगा इंडिया से कवर है, इंडिया से क्योंकि इंडिया से करवाते थे वो। नेक्स्ट फिर एक और आमना शफात का आया, उसके बाद फिर एक और आया, तो उसके बाद हमें आमना शफात भी जो आमना शफात के बारे में आपको ये बताऊंगी व्यूअर्स कि वो मॉडल ज़रूर थी, लेकिन उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं पेट नंगा नहीं दिखाऊंगी, बहुत से उनके इस किस्म के थे। बहुत अच्छी बात है, एंड एज अ मॉडल शी डिड वेरी वेल, उन्हीं हदूद के अंदर रहती है। और वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ काम करना प्रेफर करती थी, क्योंकि आप लोग कभी भी ये डिमांड नहीं करते थे कि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर का काम करें। तो वो उसके बाद फिर वो उन्हीं 2 साल लगे थे उसके अंदर ही हमें मैगज़ीन में, क्योंकि होता यही था कि आपने शी में प्रिंट हो गए, वुमेन जोन में प्रिंट हो गए, फिर हम प्रिंट होते गए, फिर हमारे इंटरव्यूज़ आने शुरू हो गए, फिर आहिस्ता, क्योंकि टाइम लगता था ना, इंस्टाग्राम था, शूट हम करते थे 2 महीने के बाद आता था, कभी 3 महीने के बाद आता था, तो वो हमें वेट करना पड़ता था कि शूट आएगा, तो कई दफ़ा हम खुद भी भूल जाते थे। और फिर 4-5 साल के बाद एक वक्त आया, मुझे याद है मैं कराची जाता था, तो जितने रैक पे मैगज़ीन लगे होते थे 99% कवर्स हमारे होते थे माशाल्लाह, मुनज़्ज़ा के मेकअप हमारे कवर, मतलब वो अमेजिंग टाइम था वो एक। और वो मगर हमें ब्रेक बहुत जल्दी मिल गई, अल्लाह की पुश थी, हमारी माँ बाप की दुआएं थी। ये देखें ना व्यूअर्स, आप इनकी अब पिक्चर्स। अच्छा, एक से दूसरी शूट को मुख्तलिफ इंसान कैसे लगाता है? मुझे ये चीज़ हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मतलब देखिए ना कि एक से दूसरी शूट जो है वो I mean the makeup is completely different, the look is completely different, the concept is completely different. तो इस पे कौन वर्किंग करता है आप दोनों में से? पहले तो यही करती थी, हम दोनों मिलके करते थे, ये बताती थी कैसे कर लेते हैं, ये सेट लगा लेते हैं, क्योंकि आप वन स्टॉप शॉप थे। बिल्कुल अभी भी हैं? अभी भी हैं, बट अब ज़माना इतना चेंज हो गया है, अब स्टाइलिस्ट अलग हैं, जो सेट डिज़ाइनर अलग हैं, आर्ट डायरेक्टर अलग है। एक्चुअली इट्स बिकम क्वाइट इजी, अब बहुत आसान हो गया है, बिकॉज अब क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, बहुत बड़ी ब्रांड्स, कंपनीज, कमर्शियली इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि बहुत डाइवर्सिफाई भी हो गया है, फोटोग्राफर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, आर्ट डायरेक्शन अलग है, सेट डायरेक्टर अलग है, मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट अलग है, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, इससे ज्यादा खपनी हो गई, फोटोग्राफर के ऊपर बर्डन कम हो गया। नहीं, पर देखिए ना रिजवान भाई, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सेट पे जब 2 लोग होते थे और एक तीसरा कोई असिस्टेंट होता था, तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल होता था काम करने का। अब तो ऐसे लगता है कि जो बंदा शूट कर रहा है, जिसकी शूट हो रही है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे उसको आपने डाला हुआ है और वो बंदा एग्जैक्टली, और वो भी हो रहा था, फिर क्लाइंट भी वीडियो बना रहा होता है, फिर सारे अपनी ऑब्वियसली सोशल मीडिया टीम अलग होती है, वीडियो अलग बन रही है, देयर इज यू नो। मगर हमारा काम इसलिए आसान हो गया, जैसे मेरा आज शूट है, इसके बाद मैं जाऊंगा वहाँ पे, सेट लगा होगा, मॉडल रेडी होएगी, स्टाइलिस्ट उसको कपड़े पहना के तैयार करके मेरे सामने ला खड़ा कर देगा, मैंने स्पॉट देखना है, बस मैंने कहाँ शूट करना है, मैंने लाइट देखनी, क्या करना है, मेरा काम खत्म। अदरवाइज याद है ना कि सेट भी हो रहा है, इधर से मैं एक शूट एक दिन में होती थी या मैक्सिमम 2 होती थी, एक पूरा हाफ सुबह का निकल जाता था एक शूट में, सेकंड हाफ निकल जाता। अब तो शूट भी 1.5-2 घंटे में हो जाती है अगर करोड़ चीजें ना हो। हाँ, शूट हमारी वैसी स्पीड तेज थी, हम कोशिश मेरी तब भी यही होती थी, एक शूट
एक दिन में, चाहे वो आधे दिन में ख़त्म हो जाए चाहे 2 घंटे में ख़त्म है, 2 बहुत कम किए हैं हमने। मेरा ख्याल है हमें 24 साल हो गए हैं, 10-12 शूट किए होंगे जो डबल किए होंगे, अदरवाइज़ नहीं करते। क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में जो काम किया ना, चाहे वो फेल हुआ या काम हुआ, मैं कामयाब हुआ, मैं हर बार इन्हीं के पास गई, मुझे शूट कर दे, मुझे नहीं समझ आ रही क्या करना है, और सारा आप लोग ही डिज़ाइन करते थे। हाँ, सब कुछ हमेशा से। सो एज अ कपल अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देन आपका बेटा भी है माशाल्लाह, बेटी भी है। सो द फैक्ट इज़ दैट ये सब चीज़ें फिर साथ कैसे लेके चले, क्योंकि बहुत से लोग इस फील्ड में उस वक्त के जो ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट है, आपने नोटिस किया कि ना उनकी शादियाँ हुई थी, मतलब जो फोटोग्राफर मेकअप आर्टिस्ट जो होती थी टीम, और वो यूजुअली सेटल्ड, मतलब एक मैरिड लाइफ को नहीं प्रेफर करते थे। वो कहते थे कि भाई हम काम पे तवज्जो दे रहे हैं, और फिर बहुत से लोगों का टाइम भी ऐसा निकल गया कि उन्होंने कहा कि अब करने का क्या फ़ायदा। सो इसका मैं जवाब देता हूँ। ये सारा कुछ इसने किया। घर से हमने कभी कोई हेल्प नहीं रखी, हाउस हेल्प बच्चों के लिए भी, तो वैसे हाउस हेल्प होती थी, बट खाना भी यही बनाती थी। बनाती है अभी भी बनाती है, अभी आज बना के आई पता कि नहीं। और बाकी सारे मेरे माँ बाप होते थे, अल्लाह बख्शे, तो वो उनका ख्याल रखना सारा कुछ इसी ने किया, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ही रहे डे वन से। मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बच्चे के लिए उस वक्त तो बेटा ही था मेरा ज़्यादा जब हमने काम किया है, इसकी फैमिली की, नॉट जस्ट हिज पेरेंट्स, इसके बहन भाइयों की, सबकी बहुत सपोर्ट, इमेंस सपोर्ट। के साथ तो मेरी भी बड़ी दोस्ती है, हाँ, as much as it drives him mad। तो ये आपकी फैमिली की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। आपको फैमिली सपोर्ट होती है तो आप काम कर सकते हैं। बट आप देखें, इंसान खुद कितना भी खूबसूरत हो, एट द एंड ऑफ द डे जब, और आप कितने भी सिक्योर हो इन योर ओन राइट, शोहर जब सीरियस कंटिन्यूसली मॉडल्स, और देखें कि वक्त भी ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली ग्रुप्स बन जाते थे, ग्रो बन जाते थे, और ऐसा भी होता था कि हर फोटोग्राफर की कोई फेवरेट्स भी होती थी, और उनकी दोस्ती कभी कभी ज़रा ज़्यादा ही होती थी। तो आपको कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं हुई जब काम कर रहे थे? जब मैं जवान था कभी तो ज़्यादा टेंशन होती है, रिजवान भाई छोड़ दें ये बात आप। हाँ जी, तो कभी ये स्ट्रेस नहीं होती थी कि यार मतलब ही इज़ ऑलवेज अराउंड? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस मामले में, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे पहले ट्रस्ट तो होता ही है, किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट के बगैर नहीं चलती। हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा कम है जो कामयाब रही है। we were always very good friends, best friends. I would say he's my best friend. हाय आपकी चॉइस ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बढ़िया है। तो मेरा ख्याल है मुझे कभी ट्रस्ट इश्यूज हुए नहीं, ऑनेस्टली कभी भी नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है। यही वजह है कामयाबी की, अगर इसको ट्रस्ट इशू होते रहते तो काम हम ये काम इस फील्ड में नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चे कितने इफेक्ट हुए इस लाइफस्टाइल से, क्योंकि देखिए आपका एक तरह से मलंगों वाला लाइफस्टाइल है, राइट, जहाँ पे आपने ग्राउंडेड रखने की बड़ी कोशिश की, बट स्टिल कभी आप लोग बैंकॉक गए हुए हैं, कभी आप कहीं गए हुए हैं, पूरी दुनिया में माशाल्लाह आप लोगों ने शूट्स किए हैं, आपका प्रॉपर सेटअप भी है, बैंकॉक में था भी और फिर अभी भी कंटिन्यू। सो आपका तो एक पूरा एक जिन वाला काम था ना, और बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका एक बड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है, और आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत ही बाअदब, रिस्पेक्टफुल, वंडरफुल। आपका बेटा तो माशाल्लाह ही इज़, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इज़ अ प्रिंस। मैं तो कहती हूँ हमारा शहजादा है हमारी इंडस्ट्री का, और अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बट ब्रेक के बाद बच्चे कितने को इफेक्ट हुए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब दोनों माँ बाप काम करते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रिजवान हमारे साथ हैं, मुनज़्ज़ा हमारे साथ हैं, एंड उनके बच्चे जो इनके पास होते हैं उनके बारे में अब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि सक्सेसफुल कपल्स या जिनको पावर कपल्स हम कहते हैं, जो दोनों काम कर रहे होते हैं और एक सक्सेस स्टोरी होते हैं, जो माशाल्लाह आप दोनों हैं इन योर ओन राइट ऑल्सो एंड देन एज अ कपल ऑल्सो, बिकॉज आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉलोइंग है एज अ मेकअप आर्टिस्ट and creative director, graphic designer, आपकी एक independent following है as a photographer and then as a graphic designer, and then collectively DVs is a माशाल्लाह huge success story and industry का एक नाम है। But बच्चे, अमान के बारे में मुझे बताइए, मुझे माहिनूर के बारे में बताइए कि उनके साथ फिर कैसे चीज़ें आप लोग मैनेज करते हैं। आपकी तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। भाग दौड़ बेसिकली इसी की ज़्यादा लगती थी, मगर काफ़ी दफ़ा। You are a very involved father। नहीं बिल्कुल हूँ, मगर जितना माएँ होती हैं उसका बाप कभी भी नहीं हो सकता, मुझे ये लगता है।
बट मैं कोशिश बहुत करता था। वो 90 तो नहीं 50-60% अमान हमारे साथ चला जाता था शूट के ऊपर, और बाकी जो थी ये सारा कुछ मैनेज यही करती थी, कभी अम्मी अब्बू के पास, मगर ज़्यादातर वो हमारे साथ ही शूट्स पे होता था जब वो इवन हाँ, जब छोटा था एज अ बेबी तो और वो इतना कोई चिल्ड आउट रिलैक्स बच्चा था कि उसका होना ना होना पता ही नहीं तंग नहीं चलता करता था। हाँ, तंग नहीं करता था। माहे नूर अलबत्ता एक तूफान है। हाँ, वो एक हाँ जी, वो और बड़ी नूर होके बानो देखेगी कुछ तो। मेरे ख्याल से जो नूर की एलिमेंट हमने दोनों के नामों में डाली है ना, ये अभी थोड़ी हालांकि ये भी मुनज़्ज़ा नूर ही थी, बट ये फर्क थी। हाँ, बट क्योंकि बुलाया हमेशा मुनज़्ज़ा है ना इनको, वो भी हमारी नूर है और हमारी नूर भी नूर, तो दोनों ही नूर नूर। अच्छा, तो ये बताइए कि छोटी के साथ कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ कहानी है, मुश्किल था। पर्सनैलिटी फ़र्क है। इट वाज डिफ़िकल्ट, इनिशियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और मुझे लगा था कि मैं नहीं कर सकूंगी, बट देन ही सपोर्टेड मी, सेड कि नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान जल्दी होगे, वो कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा सा, और एक्चुअली होता ये है कि बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। आप जिस तरह उनको ट्रेन करते हैं, आप उनको साथ लेके जाएं, तंगी होती है ऑब्वियसली, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी। विद अमान इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, विद हर इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुश्किल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन आहिस्ता 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 अब वो इस पॉइंट पे है माशाल्लाह, शी 7 नाउ, अब तो वो मुझे फ़र्क नहीं लगता उन दोनों में, माशाल्लाह बिल्कुल सपोर्टिव है, आराम से सुकून से बैठ जाती है, तंग नहीं करती माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है इसके लिए। तो शी वाज लाइक यू नो, आई वाज हैंडलिंग हर कम्प्लीटली ऑन माई ओन। विद अमान आई हैड हिज पेरेंट्स सपोर्ट, मैं अम्मी अबू के पास छोड़ भी जाती थी उसे, तो मुझे मसला नहीं होता था, बट माहिनूर के लिए मुझे बहुत मुश्किल जब होती थी। माहिनूर अपने उस फेज़ में थी जब वो तंग करती थी, तब मेरे अब्बू बीमार हो गए थे, देन ही पास्ड अवे, फिर मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई। इट वाज अ डिफिकल्ट तो टाइम, मुनज़्ज़ा इट बीच वाज अ में वेरी थी, डिफिकल्ट टाइम। और मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ आपकी सपोर्ट नज़ जी बहुत ज़्यादा आपके इन लॉज ने की और आपने इनकी बहुत सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट किसने की? देखिए, आप सारा क्रेडिट यहाँ पे दे रहे हैं, बट यू नीड टू टेक सम क्रेडिट योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है। और मुझे पता है कि जब आपको 10-10 दिन के लिए दूर फैमिली से जाना पड़ता था तो आपका क्या हाल होता था, आप कितने डिस्टर्ब होते थे मेंटली? बहुत मुश्किल था। इसके अम्मी अब हमारा जो पहला स्टूडियो बनाया था वो इसके अब्बू ने ही हमारे इसके घर में पिछली साइड पे एक कमरा बनाया था, वो पहला स्टूडियो था हमारा, वहीं से हमने काम शुरू किया था, शादी से पहले था। पहले हम वहीं काम करते रहे, उसके बाद फिर जब मैं कृष्ण नगर से इधर शिफ्ट हुआ हूँ मॉडल टाउन में, तो मैंने रेंट पे घर लिया था, फिर हमने वहाँ स्टूडियो प्रॉपर बनाया था। इसके अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब उन दोनों की सपोर्ट के बगैर ना मेरे ना इनके कुछ भी नहीं हो सकता था, लिटरली। बिल्कुल, और वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स उन लोगों को याद रखना जो साथ लेके चलते हैं। और जब मैं अक्सर कहती हूँ आपको, टेलीविज़न पे हम ये बात करते हैं कि शादियाँ हमारे यहाँ फैमिलीज़ के बीच में होती हैं। बिल्कुल। सो जब डिसीजन शादी का लें तो सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शादियां फिर घर वाले ही चलवाते हैं। जब कभी ऊंच नीच का वक्त आता है तो घर के बड़े ही इन्वॉल्व होकर मामले रिजॉल्व कराते हैं और चीज़ों को फिर आगे पॉजिटिविटी की तरफ बहुत लेके। सब्र सब में चाहिए होता है, जो हमारे में अब खत्म हो गया हुआ लिटरली, मतलब बिल्कुल खत्म हो मैं गया। तो लिटरली मुझे तो ऐसा लगता है कि माय मदर इज़ अ वेरी वाइज वुमन, और ऑब्वियसली हर एक को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी बहुत समझदार हैं। उन्होंने मुझे हमेशा ज़िंदगी में बहुत समझदारी के मशवरे दिए हैं, और अभी भी अगर मुझे कुछ कंसल्ट करना होता है तो मुझे पता होता है कि मुझे सही ओपिनियन देंगी। और वही चीज़ है ना कि माँ का रोल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लड़के की साइड पे भी और लड़की की साइड पे भी। अगर माँ पुट्ठी मत दे और कहे तू तुन के रख, उन्हें सीधा करके रख, उन्हें करके रख, तो बेटी कहेगी कि यार अम्मी का एक्सपीरियंस है, सही कह रही हैं। आगे घर में दंगे फसाद चपेड़े चल रही है, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। बहुत फर्क पड़ता है, सीरियसली बहुत। मेरे घर वालों को जितना इसने जोड़ के रखा है ना, वो शायद किसी ने भी नहीं रखा। अभी भी दावतें करती रहती है, और वो भी इसकी अम्मी का होता है कि बुलाया करो सबको, मिला करो, नहीं तो कहाँ कहते हैं लोग, कहते हैं ना मिलो भाई, ये रहना भाई परे रखो, वो इनहेरिटेंस आधार इस किस्म की और नॉनसेंस भी तो शुरू हो जाती है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है, आपको क्या नया जोश चढ़ा है? जी एक मिनट, आप साथ में क्या कर रहे हैं उसमें बाद में बात करूंगी, अभी आपने भाभी नहीं बोलना बीच में, मैं जरा इनको ठीक करूँ। अब आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, मैं यूट्यूबर बन गया। नहीं, अब यूट्यूबर कैसे बन गए हैं? आप मेरी कितनी बेइज्जती करते थे। हाँ, मैं अभी उसमें होस्ट है, अगर होस्ट है तो अब आया मजा। अब मैं सबको कहता हूँ लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें। मैं पहले नहीं बोलता था, पर मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे बताइए ये कैसे हुआ? यार मुझे बड़े अरसे से शौक था, मैं बहुत मजे की आप वीडियोस अपलोड करें। बाय द वे, मैंने आपको पहले तो डांटना था क्योंकि आपने मुझे भी डांटा था कि ये होस्टिंग ना कर, तो तेरे तो मुंह से पता नहीं क्या निकलता रहता है। आप फिर भी ठीक है इस मामले में, लेकिन व्हाट इट्स वंडरफुल। मुझे लिटरली, अब जैसे आपने बैंकॉक की जो चीजें आजकल अपलोड कर रहे हैं व्यूअर्स, एक्चुअली
इस वजह से मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा भैया यार तुसी किस काम लग गए हो मेरी बिस्तियां करके। तो उधर से बात शुरू हुई, तो सेड यार ये इंटरेस्टिंग काम है। सो ये क्या है काम? यार अभी जो जैसे मैंने चैनल बनाया अपना रिजवान बेग डीवीज़ के नाम से बनाया, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ ट्रैवल नहीं रखूँगा, उसमें इंशाल्लाह मैं शूट्स भी डाला करूँगा। उसमें हो सकता है कोई मैं अच्छी बात करके भी डाल दूँ, हो सकता है कोई सियासत पे भी शायद कर हम दूँ। सबको जो आप लेक्चर्स देते रहे कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बना लो, अपना घर बना लो, घर बनाए, तो इस किस्म के मशवरे देना ऑनलाइन। हाँ, exactly। आपने इंडस्ट्री की कितनी खवातीन की जिंदगियां बदली हैं हमें मशवरे देके। मैंने पहला घर जब जमीन ली थी तो भाभी याद है मैंने आपको कॉल की थी कि इन्होंने मुझे कहा कि भाई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मैं पिटती थी। बिकॉज ऑनेस्टली घर की जमीन लेने का क्रेडिट मैं सबसे ज्यादा रिजवान भाई को देती हूँ। मेरे इस भाई ने मुझे ये मशवरा दिया शुरू में ही कि पुत्र वो ना करी जो तेरे से पिछली सारी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने किए, पैसे जमा कर और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कोई छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ले ले, फिर उसको सेल करके बेशक जिधर भी तुमने लेना होगा ले लेना, कंसोलिडेट करो। और आपके उन्हीं मशवरों से हमने एक सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, वो सारा कुछ किया, और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज अपना घर है। तो वो एक अच्छे अच्छे मशवरे और पुश की वजह से। एग्जैक्ट यही इसीलिए मैं हो सकता है उसके ऊपर भी ऐसी चीज़ें डालूं, बट अभी तो मैं उससे, क्योंकि मैं कैमरा शाय काफ़ी ज़्यादा हूँ, अगर खुद सामने कैमरा आ जाए मुझसे बोला नहीं जाता सही, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाऊँगा स्टेज पे जब मैं ये भी रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। सो दिस इज समथिंग दैट यू रिसेंटली डेवलप्ड इन इंडिया। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल है 3-4 हफ्ते हो गए। बट आइडिया कहाँ से आया? बहुत अरसे आपके से था। आइडिया के पीछे हमेशा कोई होती है। बहुत अरसे से था, बट हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर एक दिन मैंने एक ऐसे ही एक बुरा सा व्लॉग बना के डाल दिया। मैंने कहा शुरू तो करूँ ना, बस एक बार शुरू हो गया तो फिर फंस गया ना, फिर सारों ने कहा यार अब डालते रहना, तो अब मैं साथ साथ चलता जा रहा हूँ। बहुत अरसे से मेरे दिमाग में था कि मैं करूँ। रिजवान बेग के नाम से है, रिजवान डीवीज बेग, के नाम जी, से। रिजवान सो आप जाएंगे तो आप देखेंगे एंड इंशाल्लाह फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, Like करें, सब्सक्राइब share भी कीजिएगा और उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट भी हाँ, कीजिएगा। कमेंट जरूर मस्ट है। मैं भी थोड़ा सीख गई हूँ ना सर आपके साथ रह के। अच्छा, इनकी इस हरकत पे आपकी क्या रिएक्शन थी? नहीं, मैं तो मुझे होता है कि भाभी जो सोच करना है के करो। नहीं बोलते, याद करें जरा, इनका मेरे वाला मसला है, फिल्टर का प्रॉब्लम है। फिल्टर का प्रॉब्लम है। तो आप क्या पहले देखती हैं वीडियो अपलोड करने हाँ से? हाँ, सबसे बड़ी क्रिटिक तो मैं हूँ। क्योंकि मेरी वीडियोस में फैसल पहले कहता है प्लीज सेंड इट टू मी फर्स्ट, लेट मी सी, देन यू सबसे पहले मैं एडिट कराती हूँ कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है, तो उसके बाद ही जाती है, फिर अप्रूव होती है। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीईओ साइबर अप्रूव करती है तो बात होती है। अच्छा आप बताएं कि काम क्या हो रहा है आपका? ब्राइडल स्टूडियो इज डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। उसके बारे में बताइए कि स्टूडियो है किधर? स्टूडियो एट आवर ओन माय प्लेस, और Model Town। मैं Model मॉडल Town टाउन में, में, और इट्स नॉट अ वॉक इन सैलून, मैं सिर्फ जैसे ब्राइडल अपॉइंटमेंट के हिसाब से। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसकी है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं करता, 1 ब्राइड डे, चाहे 3 आए चाहे 5 आए, एक ही करती है। वो ये नहीं होता कि सारे टक हो रहा है। Personalized कोई इससे attention पर्सनलाइज में सिर्फ मुझे अकेली थोड़ा सा- मुनज़्ज़ा अकेली ब्राइड आराम से पूरा टाइम देती है। और इसके पीछे रीजनिंग मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, बहुत लोग तंग होते हैं जब उन घर की बच्ची को उन्होंने लेके जाना होता है तैयार करने के लिए, वो बच्ची भी खज्जल हो रही होती है। क्यों? क्योंकि 50 और लड़कियां तैयार हो रही हैं, एक अफरा तफरी chaos मची हुई होता है, है। और एक इंडस्ट्रियल चेन। ऐसे भी पार्लर है जहाँ पे आपके ऊपर टैग लगा दिया, आपको पिन लगा दी जाती है, जिस पे पर्ची होती है, बिल्कुल। और जो जो सर्विस होती जाती है वो टिक की जाती है। अल्लाह माफी दे, मतलब इंसान है क्या आप हमें, मतलब बहुत बंदा अजीब सी- असेंबली लाइन में बैठ नहीं, क्योंकि मैं अपनी किसी एक रिलेटिव की बेटी, उन्होंने कहा यार जुगन तुम ले जाओ, मैं उसको लेके सैलून चली गई तैयार कराने के लिए। एक तो उन्होंने कहा जी आप बाहर बैठेंगी, चले वो पार्लर वाली जानने वाली निकली, उसने कहा आप अंदर आके बैठ जाएं। रिजवान भाई एक इंडस्ट्रियल लाइन लगी हुई थी, चेन लगी हुई थी कि जैसे कोई डब्बे की पैकिंग हो रही है। पहले जो एक चीज़ फिर दूसरी चीज़, कई एक आधा सैलून है मैंने सुना है, मैंने पता नहीं वहाँ शीशे नहीं होते, हाँ। वहाँ शीशे रखे नहीं हुए उन्होंने। हाँ, तो अब end आपको में नहीं देखते पता हैं। कि आपके एंड में साथ आप क्या हो रहा है। देखते हैं आप कितने को भयानक निकले। सो बात ये कि एक बंदे को इनके ब्राइडल सैलून में, मैं तो कभी भी मेरे हमारे कोई जानने वाला फैमिली को हम इनके पास भेजते हैं ओनली फॉर वन मेजर रीजन। काम तो देखे बहुत अच्छा है, और सीधी बात है कि आप तो यूट्यूब पे सीख के बहुत से लोग करते बहुत हैं, करते हैं। बट लोग थोक के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। पर्सनलाइज्ड अटेंशन अगर आपको चाहिए कि सुकून से तहम्मुल से बच्ची तैयार होकर अपनी शूट पे जाए, और शूट भी इन हाउस है, अगर आपने स्टूडियो में करनी है आउटडोर की भी हो सकती है, और आपके तो आउटडोर का भी पूरा सेटअप लगा हुआ है इन द मॉडल टाउन स्टूडियो, और लोकेशंस भी आपकी इससे का भी अब नहीं कर रहे, बट मुनज़्ज़म तस्वीरें खींचती है, ब्राइड की खुद भी खींचती है। हाँ, तो जो बच्चियां मेल से नहीं तस्वीरें खिंचाना वो चाहती हैं, ज़्यादातर जिनका पर्दा का इशू, वो भी सारा इसी से जो है, comfortable वो होती हैं। मास्टर। अच्छा, तो ये तो आपके स्टूडियो का, आपकी फोटोग्राफी कैसी जा रही है? क्योंकि फिर डीवीज की मैं बात करूँ। मेरी जो फोटोग्राफी है माशाल्लाह ठीक जा रही है। ज़्यादातर बाहर करता हूँ थाईलैंड में, और बाकी यहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। मतलब आपका प्रॉपर ऑफिस है वहाँ पे?
हाँ जी। सेटअप है आपका वहाँ पे? हाँ। तो जो टीम है सारी वहीं है, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब वहीं पे है। दूसरा जो है ये इधर लाहौर में हमारे स्टूडियोज़ हैं जो हम रेंट पे देते हैं। कराची भी आपका काम होता है? कराची में पूरे जाता रहता पाकिस्तान है। में आपका हाँ, होता है? हाँ, पाकिस्तान में चक्कर लगता है, इस्लामाबाद पे भी गया हुआ था शूट के लिए। पाकिस्तान में चलता रहता है। इधर जो स्टूडियो हमने बनाए हैं, 2 स्टूडियो हैं जो रेंट पे देते हैं, सेट्स बने हुए हैं उसमें, प्री मेड सेट्स, लोग आते हैं शूट्स भी करते हैं, तो वो भी चल रहा है साथ साथ। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ साथ साथ चल रहा है। एंड डीवीज एज अ ब्रांड क्या कर रहा है? वो हमारा यही एक्चुअली इस वक्त डीवीज़ के ब्रांड के नीचे जो स्टूडियोज़ है ना वो आए हुए हैं सारे और हाँ वो स्टूडियोज़ चल रहे हैं ज़्यादा, हम उन पे फोकस कर रहे हैं, अच्छे सेट्स बना रहे हैं, बड़े बना रहे हैं, छोटे नहीं हैं, ताकि लोग आके आराम से काम कर सकें। ब्राइडल शूट्स हो रहे हैं वहाँ पे, रियल ब्राइड्स वगैरह भी आ जाती हैं। हमारा राइविन रोड पे तो लेक सिटी वाले आ जाते हैं, तो वो बेहतर रहता है उधर। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज वन स्टॉप शॉप की बात करें तो दैट्स यू गाइस, माशाल्लाह से। एंड जेन्युइनली आई एम सो, आई नो मेरा आपसे आपका प्राउड होना क्या कोई इतनी वैल्यू तो नहीं रखता, लेकिन ऑनेस्टली आई एम प्राउड टू से कि मैंने अपनी मॉडलिंग का स्टार्ट आप लोगों के साथ लिया। आई एम प्राउड टू से कि यू आर माई फैमिली, एंड मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज आप शो पे आए, क्योंकि व्यूअर्स आपको जो बनाने वाले लोग होते हैं ना, उनको इन पर्सन दुनिया के सामने शुक्रिया अदा करने का मौका बड़ा कम मिलता है लोगों को। तो एज अ मॉर्निंग शो एंकर अल्लाह का करम है कि ये एक चीज़ है, तो अल्लाह आप लोगों को मज़ीद कामयाबी दे। और बाय द वे रिजवान भाई, मैं आपकी सीनियर हूँ एक चीज़ में, होस्टिंग में। हाँ ये मैं तुमसे तो सीखूंगा। अब मैं आपकी सीनियर हूँ किसी चीज़ में, वैसे भी सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सीनियर भी हूँ। आपसे मशवरा लेना है, आपसे नहीं क्योंकि आप बड़े बुरे मशवरे देते हैं कभी कभी, तो आपसे मशवरा लेना है कि पावर कपल, एक कामयाब कपल के पीछे क्या राज है, ये मैं आपसे जानूंगी जल्दी से किचन में नज़र डाल के, क्योंकि हाँ जी रोटी भी बड़ी ज़रूरी होती है। जी मेरा बेटा, क्या सिचुएशन है? यस, एवरीथिंग इज़ रेडी। फ्राइड फिश को सर्व कर दिया गया है फ्राइज़ के साथ, और साथ में हमारी इमली की चटनी भी। बिल्कुल, क्या वंडरफुल, इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड अगेन इसी फिश को अगर आप एयर फ्रायर में तैयार कर दें और आलू हैं उसके जगह आप शकरकंदी या स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करें एयर फ्रायर के अंदर ही, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे आपके मशवरे के साथ। किस बारे में बात करनी है? मियाँ बीवी दोनों जब काम कर रहे होते हैं, अपने आप को एक सक्सेसफुल पावर कपल कैसे बनाया जाए, हर चीज़ साथ कैसे लेके चलें? सबसे पहले कम्युनिकेशन, आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है हर मामले पे। किसी भी चीज़ के ऊपर ये नहीं कि जी कल बात हो जाएगी या रहने देते हैं, ज़रूरी आपस में बात करनी है, दोस्ती होनी चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके बच्चों को आपको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी जिंदगी अता करे, आमीन आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, मेरे भाई का यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आजकल मेरा ज़िंदगी का मिशन ये है कि मैंने भैया का यूट्यूब चैनल चलाना है ताकि इनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो। तो इसी नियत के लिए चले इनके चैनल को फॉलो कर ले। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, जुम्मा मुबारक। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। वीकेंड फैमिली के साथ वक्त गुजारें, भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जिएं, और किसी के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते तो तकलीफ़ ना उसको दें। खुदा हाफ़िज़।